क्या हो अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के चक्कर में एक अमीर लड़के को पूरी तरह पीट दो और इसके लिए तुम्हें जेल भेज दिया जाए और तुम इस उम्मीद में थे कि जेल से बाहर आकर तुम उस लड़की से शादी करोगे। लेकिन जब तुम जेल से सजा काट कर वापस आते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा प्यार पैसों के आगे बिक चुकी है। वो लड़की उसी अमीर लड़के से शादी करने जा रही है जिसको पीटने की वजह से तुम जेल गए थे। और हमारे मेन कैरेक्टर के साथ बिल्कुल ऐसा ही धोखा हुआ है। लेकिन उस अमीर लड़के और धोखेबाज लड़की को ये नहीं पता कि जेल से बाहर आने वाला हमारा मेन कैरेक्टर अब वो पहले वाला कमजोर लड़का नहीं रहा। जेल में उसे एक ऐसी मिस्टीरियस मास्टर मिल गया था जिसने उसकी दुनिया बदल दी। उस मास्टर ने हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग दी और उसे इतना पावरफुल बना दिया कि अब बदला लेने के लिए वो अकेला ही काफी था। और सबसे बड़ी बात, उस मास्टर ने हमारे मेन कैरेक्टर को एक ड्रैगन रिंग दी है जिसे देखते ही दुनिया के सबसे पावरफुल लोग भी उसके सामने घुटने टेक देते हैं। आखिर ये ड्रैगन रिंग किसकी है जिसके लिए बड़े बड़े लोग इतना डरते हैं? तो चलो हम स्टार्टिंग से स्टोरी को सुनते हैं। और कहानी शुरू होता है प्रिजन से जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को रखा गया था और आज उसका बाहर जाने का दिन है। और इधर हमारे मेन कैरेक्टर को निकालने के लिए लाया जाता है और तभी एक ऑफिसर हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है कि क्या तुम अभी भी बदला लेना चाहते हो? तो इस पर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं इस बारे में सोचूंगा। और तब हमारे मेन कैरेक्टर को अंदर ढकेला जाता है उस ऑफिसर के पास और अंदर आने के बाद वो ऑफिसर लाइट मारता है हमारे मेन कैरेक्टर के चेहरे पर। तो क्या तुम सपने देख रहे हो या क्या? तो इस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं नहीं। तो इस पर ऑफिसर कहता है भले ही तुमने जेल में सजा काटी है पर अपने इस बर्ताव के साथ तुम बाहर कैसे निकल सकते हो? तब आगे हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि वो जेल कैसे आया था। 3 साल पहले श्यावली नाम के एक आदमी ने मेरी गर्लफ्रेंड शान शान को परेशान किया था और मैंने उस पर एक ईंट फेंक कर मारी और तब उसने अपनी पावर का यूज करके मुझे जेल में डाल दिया। और मैंने यहाँ ये दोगले उसूल नहीं सीखे बल्कि ये सीखा कि इंसानों को इज्जत के साथ जीना चाहिए। इसलिए अगर मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए भी जीऊंगा तो मैं उस बेइज्जती को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो इसलिए मैं उसे माफ नहीं कर सकता। तो ये बात सुन के वो ऑफिसर कहता है कि मैं तुमसे हैरान हूँ। और इतना बोलकर वो हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ से उसके हथकड़ी को खोलने लगता है और आगे कहता है कि हालांकि अगर तुम यहाँ दोबारा आए तो तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। और इतना कहने के बाद वो छोड़ देता है और हमारा मेन कैरेक्टर जेल से बाहर आ जाता है। और बाहर हम देखते हैं कि बारिश हो रहा होता है जहाँ पर खड़ा होकर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोचने लगता है और उसके बाद वो अपने उंगली पर एक ड्रैगन रिंग पहन लेता है। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सिटी में जहाँ पर कुछ गुंडे एक बूढ़ी औरत से पैसा लेने के लिए आए होते हैं और ये सब पड़ोसी लोग भी देख रहे होते हैं। लेकिन तभी वो गुंडा उन सबको घूरने लगता है जिसकी वजह से वो सब खिड़की बंद करके अंदर चले जाते हैं। और तभी वो औरत पैसा लेकर उन गुंडों के पास आने लगती है और उसे आता हुआ देखकर वो गुंडा पूछता है पैसा कहाँ है? और तब आगे वो औरत पैसों का बैग आगे करती है और कहती है ये रहा, यहाँ पैसे हैं। और तभी वो गुंडा उस बैग को खोलता है लेकिन उसमें उसे पैसे कम लगते हैं जिसकी वजह से वो उन पैसों को फेंक देता है और कहता है कि कचरे, तुम्हें लगता है ये काफी है? तो ये बात सुनकर वो बताती है कि ये पैसे पूरे 10,000 हैं, अगर यकीन नहीं है तो तुम गिन सकते हो। लेकिन तभी वो गुंडा उस औरत के पेट में लात मार देता है जिसकी वजह से वो उड़ते हुए पीछे जा गिरती है। तब वो गुंडा उन पैसों को अपने पैरों से कुचलने लगता है और आगे कहता है कि तुम मुझसे गिनाओगे, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, इसीलिए जल्दी से इन्हें 100 के नोट से बदल दो। और इधर हम देखते हैं कि उस औरत को अपने पेट में दर्द होने लगता है उस लात खाने से। और उसी वक्त हम देखते हैं कि एक पड़ोसी ऊपर से ये सब देखने के बाद बचाने के लिए आने लगता है और कहता है कि श्याओ फैमिली सच में बहुत हद पार कर चुकी है। लेकिन तभी उसकी वाइफ उसे रोक लेती है और कहती है कि पागल हो गए हो क्या, यहाँ वापस आओ। और वो उसे वहाँ पर रोक लेती है। और उसी वक्त हमारा मेन कैरेक्टर भी पहुंच जाता है यहाँ पर और तब हमें पता चलता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर की माँ है। और तब हमारा मेन कैरेक्टर उसकी माँ की ये हालत देखने के बाद चिल्लाता है तुम क्या कर रहे हो? और वो इतना बोलने के बाद भागते हुए जाने लगता है अपने माँ की तरफ। और उसकी माँ भी देखती है हमारे मेन कैरेक्टर को और कहती है बेटा क्या ये तुम हो? और तब हमारा मेन कैरेक्टर उसके माँ के पास जाने के बाद उसे गले लगा लेता है और तब उसकी माँ उसे देखकर रोने लगती है। और तब हमारा मेन कैरेक्टर उसे बताता है कि हाँ माँ, ये मैं हूँ, मैं वापस आ गया। और ये सब वो गुंडे लोग भी देख रहे होते हैं। और तब वो टकला गुंडा कहता है कि हे देखो ये कौन है? तो तुम जेल में पीट पीट कर मारे नहीं गए और जिंदा बाहर आ गए। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर उसके माँ की हालत देखता है जो बहुत दर्द में होती है। और ये देखने के बाद वो सब कुछ समझ जाता है और कहता है कि मेरी माँ के पेट में लात मारी गई थी और हालांकि उनके ऑर्गन्स ठीक हैं पर उनकी पसलियां टूट गई हैं और गिरने के बाद उनकी जांग, घुटनों और टांगों में कई चोट आई है। और हम देख भी पाते हैं कि
उसकी एक हड्डी टूट चुकी है। और तब हमारा मेन कैरेक्टर उसकी माँ से कहता है कि माँ थोड़ी देर आराम करो, आपका बेटा वापस आ गया है और अब इस दुनिया में कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। और ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम अभी वापस आए हो, मत करो। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे विश्वास दिलाता है और कहता है कि मैं इसे संभाल लूंगा। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा हो जाता है और सबको गिनता है 1 2 3 4 और कहता है पहले कौन पीटना चाहता है। तो इस बात पर वो टकला गुंडा कहता है तुम क्या गिन रहे हो। तो इस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो चलो तुमसे शुरू करते हैं। तो इस पर वो गुंडा आगे से अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे डॉज कर लेता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अटैक करता है, उसके टांगों पे एक लात मार देता है, जिसकी वजह से वो गुंडा वहीं पर ही गिर पड़ता है। और उसे पीटने के बाद बाकी गुंडों को देखता है और कहता है एक हो गया। और तभी वो तीनों गुंडे एक साथ अटैक कर देते हैं। और तभी एक गुंडा हमारे मेन कैरेक्टर के सर में पंच मारता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, उस गुंडे को ही चोट लग जाता है। और जो तीनों एक साथ अटैक करने आ रहे थे तो दूसरे वाले गुंडे का अटैक उस पहले वाले को लगता है और तीसरे वाले का अटैक उस दूसरे वाले गुंडे को लगता है। और इतने में वो तीनों के तीनों नीचे गिर पड़ते हैं। लेकिन उस तीसरे वाले गुंडे को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जब वो ऊपर देखता है तब हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे देख रहा होता है। और तब वो गुंडा हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है ब्रदर क्या तुम मुझे इस बार जाने दे सकते हो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे भी नहीं छोड़ता और खींच के एक लात मारता है और आगे कहता है माफी मांगना चाहता है। और उसके बाद वो उसके छाती में पैर रखता है और कहता है जब मैं जेल में था तो क्या श्याव फैमिली ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया था और मेरे पेरेंट्स शांति से जीना चाहते हैं, पर तुम यहाँ आकर उन्हें इस तरह परेशान करते हो। और तभी वो टकला गुंडा आगे उठ जाता है और कहता है कि चैनपिंग इतना घमंड मत दिखाओ, क्या तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है। तो इस पर हमारा मेन कैरेक्टर चैनपिंग पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। तो आगे वो गुंडा कहता है कि आज हमारे सबसे बड़े यंग मास्टर की शादी का दिन है और मेरी सिस्टर इन लॉ तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है। और ये बात सुनकर चैनपिंग हैरान हो जाता है क्या। तब वो गुंडा आगे से हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, और वो औरत जिसे तुमने बचाया जब तक कि तुम जेल नहीं चले गए वो आज यंग मास्टर शियाओ से शादी कर रही है, क्या तुम सच में जाकर उसे देखना नहीं चाहते। और ये सभी बातें सुनकर वो शौक हो चुका था और गुस्सा भी होने लगता है। और तभी वो गुंडा बताता है कि शादी रेगल होटल में हो रही है, अगर तुम आना चाहते हो तो आ जाना। और ये सब बताने के बाद वो सभी गुंडे यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तभी चैनपिंग शांत होता है और उसके माँ की तरफ जाता है उसे उठाने के लिए, और वो फिर उसे उठाकर घर ले जाने लगता है। तब उसकी माँ उससे कहती है बेटा माँ जानती है तुमने बहुत तकलीफ झेली है, पर माँ की बात सुनो और कोई मुसीबत खड़ी मत करना। तो इस बात पर चैनपिंग कहता है फिक्र मत करो माँ, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं उसके उंगली में पहना ड्रैगन रिंग चमक रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है पहले का सीन जब चैनपिंग जेल में था। और इधर हम देखते हैं जेल में कुछ बंदे मिलकर एक बुढ़े को पीट रहे होते हैं, लेकिन उस बुढ़े को दर्द होने के बजाय खुजली हो रहा होता है। और उसी वक्त चैनपिंग ये सब देख लेता है। और फिर हम इधर आते हैं जहाँ बुढ़े को पीटा जा रहा था। एक उसे पीटते हुए कह रहा होता है पागल बुढ़े तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की। लेकिन वो बुढ़ा मार खाते खाते भी हंस रहा होता है। तो ये देखने के बाद वो गुंडा और भी पीटने लगता है हंसना बंद कर। और वो उस बुढ़े को और पीटने जा रहा था कि तभी चैनपिंग उसके पीछे आ जाता है और कहता है सालो तुम लोग एक बुढ़े को ग्रुप बना के पीट रहे हो, क्या तुम सबको शर्म नहीं आनी चाहिए। तो चैनपिंग की बात सुनकर वो गुंडे कहते हैं तुमने खुद आफत मोड़ ली है। और वो सब आगे बढ़ने लगते हैं चैनपिंग को पीटने के लिए, लेकिन चैनपिंग ही उन्हें उल्टा पीट देता है। पहले एक को मुक्का मारता है उसके ठुड्डी पर, उसे उड़ा देता है और वो गुंडा उड़ते हुए पीछे जाकर गिरता है। और फिर उसके बाद वो दोनों गुंडों के साथ एक साथ लड़ने लगता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं उस बुढ़े को जो कि हंस रहा होता है, और उधर चैनपिंग उन सभी को पीट चुका था। और फिर हम आते हैं करंट स्टोरी में, जहाँ पर हम देखते हैं कि चैनपिंग आ गया होता है उसके गर्लफ्रेंड के घर में। और उसके घर के बाहर आने के बाद वो कहता है शान कहाँ है, उसे बाहर भेजो। और इधर हम देखते हैं घर के बाहर शान की माँ को, जो चैनपिंग को ही भगाने लगती है और कहती है यहाँ से जल्दी निकल जाओ, मेरी बेटी की आज शादी हो रही है और ये सच में बहुत बुरी किस्मत है कि तुम जेल से बाहर आ गए। और ये बात सुनकर चैनपिंग पूछता है शादी कर रही है। और तभी हम देखते हैं कि शान भी बाहर आ जाती है और चैनपिंग को घर में घुसता देखकर कहती है कि हे तुम पागल हो क्या, तुम किसी दूसरे के घर में ऐसे कैसे घुस गए। और तभी चैनपिंग भी उसे देख लेता है और आगे बढ़ने लगता है उसके पास। और जब चैनपिंग उसके पास जाता है तब शान कहती है कि चैनपिंग यहाँ से निकल जाओ और मेरे पास दोबारा मत आना, मैंने श्यावलेई से शादी करने का फैसला कर लिया है। और ये बात सुनकर चैनपिंग पूछता है क्या तुम्हारा यही
मतलब है? तो इसका जवाब देते हुए शानशान कहती है, बिल्कुल सही, मैं एक अमीर जिंदगी जीना चाहती हूँ, पर तुम मुझे वैसी जिंदगी नहीं दे सकते। और जब तुम जेल से बाहर निकल आए हो, तुम खुद का तो खर्चा उठा नहीं सकते, तो मेरा कैसे उठाओगे? और वो ये बोलने के बाद कुछ पैसे निकालती है और चैनपिंग को देने लगती है और आगे कहती है, और तुम हमारे पिछले रिलेशनशिप के खातिर तुम इस 100 के नोट्स को यूज कर सकते हो। लेकिन उन सारे पैसों को चैनपिंग हवा में उड़ा देता है और कहता है, तुम पछताओगी। और उसी वक्त यहाँ पर कुछ गाड़ियां आने लगती हैं और हम देखते हैं कि एक रोल्स रॉयस आगे आने लगता है, तो चैन पिंग भी उसकी तरफ देखने लगता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस रोल्स रॉयस में से निकलता है शाओली और वो गाड़ी से उतरने के बाद कहता है, ओह क्या ये चैन पिंग नहीं है? और फिर वो आगे कहता है, मैं तो भूल ही गया था कि तुम आज जेल से बाहर आए हो, और ये कैसा इत्तेफाक है। क्या तुम शानशान के साथ मेरी शादी अटेंड करना चाहते हो? और क्या तुम उनमें से हो जो कंगाल होने पर दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं? हालांकि तुम्हें मैं पैसा तो लेने नहीं दूंगा, तुम बस बचा हुआ खाना ले जा सकते हो। आखिरकार शादी रेगल होटल में हो रही है, और अगर तुम नहीं आए, मुझे डर है तुम्हें अपनी जिंदगी में वहाँ दोबारा खाने का मौका कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यह बात सुनकर चैनपिंग हंसने लगता है और कहता है, शाओली, जेल से छूटने के बाद मुझे लगा था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुझसे निपटना है, पर इस वक्त मुझे अचानक से रियलाइज हुआ कि अब ये मामला इतना अर्जेंट नहीं रहा। मैं तेरे साथ आराम से खेलूंगा। और फिर वो यहाँ से मुड़कर जाने लगता है और चैनपिंग को जाता हुआ देखकर शाओली पीछे से चिल्लाकर कह रहा होता है, चैनपिंग, मुझे उकसाने की हिम्मत मत करना, वरना तू भुगतेगा और घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगेगा। और तभी इधर हम देखते हैं शानशान को, जो शाओली से कहती है, चलो भी शाओली, उस गरीब पर ध्यान मत दो। और तभी हम इधर देखते हैं चैनपिंग को, जो बस एक चुटकी बजाता है, लेकिन इस चुटकी से शाओली को खांसी होने लगता है और वो लगातार खांसी करने के बाद वो चैनपिंग को देखने लगता है कंफ्यूजन में। और उसके बाद हम देखते हैं चैनपिंग को, जो जाते हुए कहता है, देखते हैं आखिर में भीख कौन मांगता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रास्ते पर, जहाँ चैनपिंग चलते हुए जा रहा होता है, लेकिन उसी वक्त एक गाड़ी आ जाता है और उसे एक टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से चैनपिंग 2-3 को लाठी मारकर दूर जाकर गिरता है। और तभी उस गाड़ी में से एक लड़की निकलती है और कहती है, क्या तुम चलते वक्त आसपास नहीं देखते? और इधर हम देखते हैं चैनपिंग को, जो उस लड़की को ही देख रहा होता है और वो लड़की भी उसे देख रही होती है। लेकिन तभी उस गाड़ी में से लड़की का बाप आवाज देता है, यूकी रुको, देखो कि क्या वो आदमी ठीक है। और तभी यूकी चैनपिंग के पास आती है और उसे कुछ पैसे देने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, ये 10,000 युआन है, इसे मेरी माफी समझकर रख लो। लेकिन तभी चैनपिंग खड़ा हो जाता है, जिसे देखने के बाद यूकी हैरान रह जाती है और आगे कहती है, बस ये रख लो, माफी के तौर पर रख लो। लेकिन चैनपिंग वहाँ खड़ा बस देख रहा होता है। और तब यूकी यहाँ से जाने लगती है और जाते जाते कहती है, हम हॉस्पिटल जाने की जल्दी में हैं, इसलिए हम यहाँ रुक नहीं सकते। और तब चैनपिंग नोटिस करता है कि यूकी के बाप को तकलीफ हो रहा था और यूकी भी जल्दी जल्दी बढ़ने लगती है गाड़ी की तरफ। और पास जाने के बाद उसके बाप से पूछने लगती है, पिताजी क्या आप ठीक हैं? लेकिन उसका बाप खुद का चिंता न करते हुए चैनपिंग की चिंता करने लगता है और पूछता है कि यूकी, वो आदमी जिसे अभी टक्कर लगी, क्या वो ठीक है? और तब हम देखते हैं चैनपिंग को, जो कहता है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। तो ये बात सुनकर यूकी पूछने लगती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, मुझे एक्सप्लेन करो। तो इस पर चैनपिंग आगे बताता है, उनकी पुरानी बीमारी वापस आ गई है और उनका लेफ्ट लंग इंजर्ड हो गया है और उन्हें 5 मिनट के अंदर सांस लेने में तकलीफ होगी और वो घुटन से मर जाएंगे। और क्या तुम 5 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचा सकती हो? तो ये बात सुनकर यूकी चिल्ला कर कहती है, तुम बकवास कर रहे हो, मेरे पिताजी को सांस लेने में बस थोड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन तभी उसका बाप चैनपिंग से पूछता है कि नौजवान, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा लेफ्ट लंग इंजर्ड है? तो इस पे आगे से चैनपिंग कहता है, मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं जल्दी में हूँ। तो इस पर आगे से यूकी का डैड कहता है कि अगर यंग मैन मेरी जान बचा सकते हैं तो मैं सु वेनजोंग तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। और सु वेनजोंग के बारे में चैनपिंग भी जानता था और उसका रिएक्शन देखने के बाद यूकी कहती है कि हाँ, मेरे पिताजी सु वेनजोंग हैं। और ये नाम कंफर्म करने के बाद चैनपिंग उस गाड़ी के अंदर जाने लगता है और उसे इस तरह गाड़ी में घुसता देख यूकी पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो? और तब इधर हम देखते हैं कि चैनपिंग अपना पावर एक्टिव करता है और आगे वो सु वेनजोंग का इलाज करने लगता है। वो सु वेनजोंग की बॉडी में अपना एनर्जी डालता है और उसे इलाज करता है और ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद वो बाहर आ जाता है। और ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद यूकी पूछती है कि पिताजी आप कैसे हो? तब सु वेनजोंग चैनपिंग को थैंक्स करता है, शुक्रिया यंग मैन, मुझे लग रहा है कि मैं आसानी से सांसें ले पा रहा हूँ। लेकिन तभी
तभी चैनपिंग बताता है कि तुम्हारी हिडन इलनेस का इलाज करना मुश्किल है। मैं आगे के ट्रीटमेंट के लिए वक्त निकालने के खातिर सिर्फ टेम्पोररली तौर पर तुम्हारी चोट को रोक रखा है। तो इस बात पर सु वेनजोंग कहता है, यंग मैन अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो बस मांग लो। सु वेनजोंग अपनी पूरी कोशिश करेगा। तब हम देखते हैं चैनपिंग को, जो कहता है कि मैं तुम्हें बचाने इसलिए आया क्योंकि मैं जानता हूँ तुम अक्सर अच्छे काम करते हो और हालत चाहे जो भी हो मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। और आखिरकार ज्यादा अच्छे लोग लंबा नहीं जीते। तो ये बात सुनकर सु वेनजोंग बोलता है, मुझे शर्म आ रही है, जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा, क्या मैं तुम्हें खाने पर ट्रीट दे सकता हूँ? तो इसका जवाब देते हुए चैनपिंग कहता है कि जरूरत नहीं है, मैं अगले स्टेप में आगे के ट्रीटमेंट में मदद करूंगा। और चैनपिंग की ये बात सुनकर यूकी मन में कहती है, इस बंदे ने सच में ऐसा कहने की हिम्मत की। तब आगे से सु वेनजोंग कहता है, ये बहुत अच्छा है, चलो कार में बैठते हैं और इस बारे में बात करने के लिए मेरे होटल में वापस चलते हैं। तो इस पर चैनपिंग पूछता है, होटल? कौन सा होटल? तो यूकी बताती है, हाँ रेगल होटल। और ये रेगल होटल का नाम सुनकर वो पीछे कैसे रह सकता है, वो भी हाँ कर देता है क्योंकि उसे बदला भी तो लेना है। और तब इधर हम देखते हैं यूकी को, जो मन में सोच रही होती है, मैं इस बंदे को कैसे भी देखूं, ये कोई अच्छा इंसान तो नहीं लगता। और उसके बाद वो तीनों बैठकर जाने लगते हैं रेगल होटल की तरफ। और फिर हम आते हैं पास्ट में, जब चैनपिंग जेल में था और हम देखते हैं कि जेल में चैनपिंग सोया हुआ था। और उसी वक्त वो ओल्ड मैन आता है और अपना वाइन डालने लगता है चैनपिंग के ऊपर। तो इस पर चैनपिंग को खांसी हो जाता है और वो पूछता है, कौन कौन है? तब वो उठकर बैठ जाता है और कहता है, क्या ये वाइन है? इसमें स्मेल इतनी अजीब क्यों है? तब आगे से वो ओल्ड मैन पूछता है, मेरी वाइन कैसी है, क्या ये तुम्हें अच्छी लगी? फिर वो आगे टॉयलेट की तरफ दिखाता है और कहता है, मैं इसे बहुत लंबे समय से बचा कर रखा था और मैं खुद भी इसे पीना नहीं चाहता था क्योंकि वो वाइन टॉयलेट में रखा हुआ था, इसलिए वो भी पीना नहीं चाहता था। लेकिन उस बुढ़े की बात सुनकर चैनपिंग वहीं पर ही उल्टी कर देता है। और तब आगे वो ओल्ड मैन कहता है, तुम जैसे यंग मैन में बिल्कुल भी काबिलियत नहीं है। अगर कल मैं ना होता तो उस लोगों के ग्रुप ने तुम्हें मार मार कर जान से मार दिया होता। तो ये बात सुनकर चैनपिंग भी अपने बॉडी को चेक करता है, लेकिन इसे कोई चोट नहीं दिखाई देता, जिसकी वजह से वो हैरान होता है और कहता है, मेरे बॉडी के सारे जख्म गायब हो गए? और तब वो आगे ओल्ड मैन बोलता है कि ये बॉडी अपने आप में एक बहुत बड़ा राज है और अगर तुम अपने पोटेंशियल का सही यूज करो तो सच में कमाल के मिरेकुलस अचीव किया जा सकते हैं। और वो आगे बताता है कि और मैंने अभी तुम्हारे बॉडी की क्यूआई को एक्टिव किया है, जिससे तुम्हारे बॉडी का पोटेंशियल अवेकन हो गया और तुम्हारी रिकवरी प्रोसेस तेज हो गई। हालांकि ये ह्यूमन फ्लैश और बोन्स वाले लेवल तक नहीं पहुंच सका, पर ये अभी भी ह्यूमंस के लिए एक कल्टीवेशन स्किल है। और उस ओल्ड मैन की ऐसी बात सुनकर चैनपिंग उसके सर में हाथ रखता है और उसे चेक करते हुए कहता है, बुखार नहीं है, तुमने बकवास करना क्यों शुरू कर दिया? लेकिन तभी ओल्ड मैन चैनपिंग का हाथ हटा देता है, जिसकी वजह से चैनपिंग को दर्द होने लगता है। और तब वो आगे ओल्ड मैन कहता है कि ब्रैट, मेडिकल स्किल्स यहाँ सिर्फ बेसिक स्किल्स है, हमारे किस्मत के खातिर मैं तुम्हें आज से ट्रेन करूंगा। तो इस पर चैनपिंग चिल्ला कर कहता है, रुको, मैं ये नहीं कहा कि मैं सीखना चाहता हूँ। पर वो ओल्ड मैन आगे कहता है, ये तुम पर है कि तुम सीखना चाहते हो या नहीं। तब चैनपिंग आगे पूछने लगता है कि तुमने मुझे पीने के लिए क्या दिया है? और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर वो तीनों रेगल होटल में आ चुके होते हैं और यहाँ पर चैनपिंग सु वेनजोंग का ट्रीटमेंट करने के लिए चेक कर रहा होता है। और तब हम देखते हैं कि सु वेनजोंग चैनपिंग से पूछ रहा होता है, यंग मैन क्या तुम ठीक हो? तब आगे से चैनपिंग बोलता है कि कोई बात नहीं, बेहतर होगा मैं पहले आपकी पल्स चेक कर लूं मिस्टर सु। तो आगे से सु वेनजोंग बोलता है, ठीक है, और आपको परेशान करने के लिए माफी चाहूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि सु वेनजोंग के चेस्ट के पास काला धुआं जैसा कुछ इकट्ठा होने लगता है। और आगे सु वेनजोंग चैनपिंग से पूछ रहा होता है, यंग मैन मेरा जख्म? लेकिन उसी वक्त उसे ब्लड की उल्टी हो जाती है। और तब हम देखते हैं कि यूकी अपने साथ एक डॉक्टर को लाई होती है और अपने डैड के मुंह से ऐसे खून निकलता हुआ देखकर वो चैनपिंग से कहती है कि पिताजी, तुमने मेरे पिताजी को क्या किया? लेकिन चैनपिंग ने तो उसे कुछ किया भी नहीं था, पहले ही खून निकल चुका था और वो सब यूकी को नहीं पता, जिसके लिए वो चैनपिंग को वहां से हटाने लगती है और डॉक्टर सन से कहती है, डॉक्टर सन मेरे पिताजी को देखिए, उन्होंने अभी खून की उल्टी की है। तब डॉक्टर सन आगे बढ़ता है और उसे एक पिल खिला देता है और आगे कहता है, मिस सु, मैंने मास्टर सु की हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यूसिन पिल यूज की है, वो ठीक हो जाएंगे। तब आगे से यूकी बोलती है, डॉक्टर सन आप होंगचन में एक ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, आपको मेरे पिताजी का इलाज करना ही होगा। तो इस पर डॉक्टर सन भी बोलता है, जब तक मैं उनकी पल्स चेक नहीं कर लेता मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। और फिर उसके बाद वो सु वेनजोंग का पल्स चेक करने लगता है और चेक करने के बाद वो कहता है कि ऐसा लगता है कि किसी ने मास्टर सु की इम्यूनिटी को स्टिमुलेट किया था। हालांकि इसने थोड़ी देर काम किया, पर इसने चोट को और भी बिगाड़ दिया। और ये बात सुनकर यूकी चैनपिंग पर गुस्सा होने लगती है और कहती है, झूठे कहीं के अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। और वो चैनपिंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगती है, लेकिन चैनपिंग उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, बकवास। और फिर वो आगे बोलता है कि अगर मैंने पहले एक्शन नहीं
नहीं लिया होता तो तुम्हारे पिताजी अभी तक जिंदा नहीं होते। तो ये बात सुनकर वो भी कुछ नहीं कर पाती और फिर वो आगे डॉक्टर सन के पास आती है और कहती है, डॉक्टर सन किसी भी कीमत पर प्लीज मेरे पिताजी को बचा लीजिए। तो इस बात को सुनकर डॉक्टर सन भी कहता है, ऐसे में मैं सिर्फ अपना यूनिक एक्यूपेंचर मेथड यूज कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद वो अपना कुछ निडल्स निकालता है और सू वेनसोंग के फेस में चुभाने लगता है। और ये सब देखकर चनपिंग बोलता है कि अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो तुम उन्हें मार डालोगे। तो इस बात पर डॉक्टर उसे जवाब देता है, यंग मैन क्या तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो। और तब यूकी भी चनपिंग को यहाँ से बाहर निकालने लगती है और कहती है, यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो इस पर चनपिंग भी बोलता है, मुझे जरूरत नहीं कि तुम मुझे बाहर भगाओ, मैं खुद जा सकता हूँ। और ये बोलने के बाद वो यहाँ से जाते हुए कहता है, मैं 5 मिनट तक डोर के बाहर तुम्हारा वेट करूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पिताजी को कौन बचा सकता है। और ये बोलकर वो बाहर चला जाता है। और फिर हम आते हैं इस रूम के अंदर जहाँ पर यूकी डॉक्टर सन से बोल रही होती है, डॉक्टर सन प्लीज मेरे पिताजी को बचाने के लिए एक्यूपेंचर यूज करना कंटिन्यू रखिए। और तब आगे डॉक्टर सन भी कंटिन्यू रखता है अपना एक्यूपेंचर। और उसी वक्त हम देखते हैं कि सू वेनसोंग के छाती पर वही काला धुआं अभी भी होता है। लेकिन तभी सू वेनसोंग अपना आँख खोलता है, जिसे देखकर यूकी थोड़ी खुश होती है और कहती है, पिताजी आप उठ गए। लेकिन तभी उसी वक्त सू वेनसोंग को एक झटका लगता है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जिसे देखने के बाद यूकी चिल्लाकर डॉक्टर सन से पूछती है, डॉक्टर सन ये क्या हुआ। और सू वेनसोंग का ऐसा हालत देखने के बाद डॉक्टर सन कहता है कि मुझे नहीं पता, वो अब देखने में ठीक है, हम उन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाते। और ये बात सुन के यूकी गुस्सा हो जाती है और उसका कलर पकड़कर कहती है कि आप टाउन के सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं और अब आप चाहते हैं कि मैं हॉस्पिटल जाऊं। लेकिन तभी डॉक्टर सन आगे चनपिंग पर ही इल्जाम लगाने लगता है, उस लड़के ने जरूर मिस्टर सू की चोट को पहले ही और बिगाड़ दिया होगा। तो इस पर यूकी भी कहती है, हाँ वो लड़का, उसने जरूर इस सिचुएशन का अंदाजा पहले ही लगा लिया होगा जब उसने 5 मिनट वाली बात कही थी। मैं उसे ढूंढती हूँ। और उसके बाद वो चनपिंग को लाने के लिए बाहर आ जाती है और बाहर आकर चनपिंग से बोलती है कि रुको प्लीज मेरे पिताजी को बचा लो। तो इस पे आगे से चनपिंग बोलता है, क्या तुम्हें अब रियलाइज हुआ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था और तुम्हारे पिताजी को बचा सकता हूँ। तो इस पर आगे से यूकी बोलती है कि छोड़ो इसे, चलो अंदर चलते हैं और पहले प्रॉब्लम को एहसास करते हैं। और उसके बाद हम आते हैं अंदर जहाँ पर सू वेनसोंग को सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। और तब अंदर आने के बाद चनपिंग बोलता है कि लगता है कि हम सिर्फ ट्राई कर सकते हैं, क्या किसी के पास सिल्वर नीडल है? इतना काफी नहीं है और चाहिए। तो इस पर डॉक्टर सन और 30 नीडल्स लाता है और कहता है यहाँ 30 से भी ज्यादा नीडल्स हैं। फिर उसके बाद चनपिंग सू वेनसोंग को चेक करता है और आगे कहता है वो अब बहुत बीमार हैं और उनके बॉडी की एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए और भी सिल्वर नीडल्स की जरूरत है। तब आगे से डॉक्टर सन पूछता है कौन सा साइज। तब आगे से चनपिंग साइज बताते हुए कहता है 99 और 81। तो इस पर डॉक्टर सन और भी लाता है नीडल्स जैसा चनपिंग ने बताया था और बोलता है, हाँ मेरे पास मेडिकल कैबिनेट में अभी भी है, मैं इसे अभी ले आता हूँ। और फिर वो सारे नीडल्स को लाने के बाद बोलता है, ह्यूमन बॉडी खुद में एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। और उन सारे नीडल्स को लाने के बाद चनपिंग अपने पावर से ही उन सारे नीडल्स को हवा में उड़ाने लगता है। और फिर उसके बाद वो नीडल्स को सू वेनसोंग की तरफ भेजने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि उन सारी नीडल्स को चनपिंग पूरे बॉडी में लगा देता है और कुछ ही देर में वो कंप्लीट भी कर देता है। और ये देखने के बाद डॉक्टर सन तो हैरान हो चुका था। और फिर उसके बाद डॉक्टर सन चनपिंग का पैर पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि मिरेकल डॉक्टर प्लीज मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन ये देखकर यूकी हैरान हो चुकी थी और बोलती है कि डॉक्टर सन आप क्या कर रहे हैं, मेरे पिताजी अभी तक होश में नहीं आए हैं। तब ये बात सुनकर डॉक्टर सन आगे कहता है कि मिस सू द मिरेकल डॉक्टर लॉस्ट 9 टर्न रेजरेक्शन नीडल यूज करते हैं जिससे मुर्दे फ्लैश और यहाँ तक कि बोन्स भी रिसोसिटेट हो जाते हैं। और डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर चनपिंग उसे पूछता है कि क्या आप 9 टर्न अवेकनिंग नीडल के बारे में जानते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर सन चनपिंग के आगे अपना सर झुका लेता है और कहता है कि मैं सोनसंग होंगचैन एसोसिएशन ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का वाइस प्रेसिडेंट खुद का इंट्रोड्यूस करता है। प्लीज उस मिरेकुलस डॉक्टर को बोलिए कि वो मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लें। लेकिन आगे से चनपिंग बोलता है कि हम बिजनेस की बात बाद में करेंगे, मैंने अभी तक एक्यूपंक्चर फिनिश नहीं किया है। और उसके बाद वो उन सारे नीडल्स को खींचने लगता है सू वेनसोंग के बॉडी से। और ये सब नीडल्स खींचने के बाद सू वेनसोंग का आंख खुल जाता है और उसे आंख खुलता हुआ देखकर यूकी पूछती है कि डैड आप कैसा फील कर रहे हैं। तो इस पे आगे से सू वेनसोंग बोलता है, ठीक है मैं इस बार ठीक हूँ, लिटिल
ब्रदर, क्या तुमने मुझे फिर से बचा लिया? लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि चैनपिंग एक और बार उसके पल्स चेक करता है और हम देखते हैं कि सु वेनजोंग के चेस्ट में वही काला धुआं अभी भी होता है। और ये सब चेक करने के बाद चैनपिंग बताता है कि मिस्टर सु, हालांकि मैंने आपकी जान बचा ली है, पर अगर आपकी बीमारी का इलाज नहीं हुआ तो आप 3 महीने के अंदर मर जाएंगे। और ये बात सुनकर सु वेनजोंग हैरान हो जाता है और आगे कहता है कि मुझे बचाने का कोई तरीका जरूर होगा और मैं अपनी पूरी फैमिली प्रॉपर्टी छोड़ने को तैयार हूँ। लेकिन तभी आगे से चैनपिंग बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा नाम चैनपिंग है। मिस्टर सु, मुझे बस मेरे फर्स्ट नाम से बुला सकते हैं। और फिर वो सु वेनजोंग को एक प्रिस्क्रिप्शन देता है और सु वेनजोंग भी उस प्रिस्क्रिप्शन को देखता है और कहता है, क्या ये मेरे लिए प्रिस्क्रिप्शन है? और उसके बाद चैनपिंग आगे बताता है कि मिस्टर सु, इस रेसिपी में सारे मेडिकल एलिमेंट्स आपकी बीमारी के लिए नहीं है, कुछ मेरी माँ की आंखों को ठीक करने के लिए है। तो ये बात सुनकर सु वेनजोंग बोलता है, बेफिक्र रहिए मास्टर चैन, जितना जल्दी हो सके मैं ये मेडिकल सब्सटेंस जरूर ले आऊंगा। और तब उस लिस्ट को यूकी देखती है और आगे बोलती है, मिस्टर चैन, आपने राइटिंग प्रोसेस और सिन्नावार मेंशन किया है, क्या ये भी मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज होते हैं? तो इस पर आगे से चैनपिंग बोलता है कि मुझे कॉन्वेंशनल ब्रशेस और सिन्नावार नहीं चाहिए, बल्कि वो एक स्पिरिचुअल चीज है जिसमें स्पिरिचुअलिटी होती है। और उसके बाद वो एक टोकन जैसा कुछ निकाल लेता है और वो आगे बताता है कि इस दुनिया में हर चीज में स्पिरिचुअलिटी होती है, पर एक स्पिरिचुअल एंटिटी बनने के लिए मुश्किल हालत और अपॉर्चुनिटी की जरूरत होती है। तो यूकी उसके हाथ में वो टोकन देखती है और पूछती है, तो क्या ये एक स्पिरिचुअल चीज है? तो ये बात सुनकर चैनपिंग उस टोकन को यूकी को दे देता है और आगे बोलता है कि ये बस तुम्हें उन असली स्पिरिचुअल क्रिएचर्स को डिस्कवर करने में असिस्ट करने के लिए यूज होता है, जिन्हें वक्त के साथ नर्चर करना पड़ता है। तो उसे देखने के बाद यूकी बोलती है कि क्या ये वैसे ही है जैसा हम टीवी पर देखते हैं, जहां इमोर्टल की केव में ट्रीज वक्त के साथ स्पिरिचुअल बन जाते हैं और यहाँ तक कि ह्यूमंस में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। और यूकी की यह सब बात सुनकर चैनपिंग आगे बोलता है कि कुछ डिसएग्रीमेंट्स के बावजूद मिस सु की अंडरस्टैंडिंग सही है। लेकिन उसी वक्त सु वेनजोंग यूकी से बोलता है कि यूकी, मिस्टर चैन के सामने एरोगेंटली एक्ट मत करो। तब इस पर आगे चैनपिंग बोलता है कि कोई बात नहीं, मिस सु की एक्चुअल पर्सनैलिटी लोगों को उन्हें पसंद करने पर मजबूर करती है। बस बात यह है कि मिस्टर सु, आपकी चोटें किसी ऑर्डिनरी पर्सन के द्वारा दी गई नहीं लगती। तो ये बात सुनकर आगे से सु वेनजोंग बोलता है कि 10 साल से भी पहले जब मैं यंग और एक्टिव था तो मुझे एक बिजनेस कॉम्पिटिटर ने टारगेट किया था। शुरू में कोई डिफिकल्टीज डिस्कवर नहीं हुई थी और तभी यूकी आगे चैनपिंग से पूछने लगती है कि मिस्टर चैन, मेरे पिताजी की चोट के साथ क्या हुआ है? लेकिन चैनपिंग कुछ नहीं बोल रहा होता, वो बस वहां रखा एक टी पॉट को घूर रहा होता है। और ये देखने के बाद यूकी और एक बार पूछती है, मिस्टर चैन आप क्या कर रहे हैं? और फिर उसके बाद चैनपिंग उस टी पॉट के पास जाता है और उसके बाद उसे फोड़ देता है और वो फटने के बाद हम देखते हैं कि पर्पल कलर का कुछ धुआं जैसा दिखने लगता है, जिसे देखने के बाद यूकी और सु वेनजोंग हैरान हो जाते हैं। और फिर आगे चैनपिंग बताता है कि जिस इंसान ने तुम्हारे पिताजी को नुकसान पहुंचाया है वो जरूर कोई इंटरनल एनर्जी एक्सपर्ट होगा। उसने उस हाथ का इस्तेमाल इंटरनल ऑर्गन्स में एनर्जी चैनल करने के लिए किया, जिसकी वजह से ये छुपी हुई बीमारी पैदा हुई है। और फिर हम दोबारा आते हैं पास्ट में और हम देखते हैं कि चैनपिंग चिल्ला रहा होता है, बूढ़े आदमी, आखिर तुमने मेरे साथ किया है? तो इस पे ओल्ड मैन उस वाइन बोतल को उसके सर में मारता है और कहता है कि थोड़ी इज्जत दिखाओ, तुम्हें मुझे मास्टर बुलाना चाहिए। लेकिन इधर चैनपिंग चिल्ला रहा होता है और आगे बढ़ने लगता है उस बूढ़े की तरफ। लेकिन वो ओल्ड मैन एक फटका मारता है चैनपिंग के गले में और आगे कहता है कि लगता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही नरमी बख्ती है, तुम्हारे अंदर अभी भी पलट कर वार करने की ताकत वाकई है। और इस एक ही फटके से चैनपिंग बेहोश हो जाता है। और उसके बाद वो ओल्ड मैन चैनपिंग की गर्दन के पास हाथ रखता है और उसके अंदर एनर्जी सा कुछ ट्रांसफर करता है और आगे कहता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी में हिडन फोर्स इंजेक्ट की है, इसे डिसॉल्व करने के लिए तुम्हें मेरे सिखाए हुए कंडेंस्ड हार्ट टेक्निक में मास्टर बनना होगा, वरना तुम्हारी बॉडी की हिडन फोर्स तुम्हें हर रोज तड़प पाएगी, जिसे तुम्हारी जिंदगी बेहाल हो जाएगी। और ऐसे करके टाइम बीतता जाता है ट्रेनिंग करते हुए और चैनपिंग बता रहा होता है कि मैं पहले ही कोशिश कर चुका हूँ, पर मुझे वो फीलिंग बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई जिसका तुमने जिक्र किया था। तो इस पर वो ओल्ड मैन कहता है, कंडेंस्ड हार्ट टेक्निक इमोर्टिलिटी को कल्टीवेट करने का एक तरीका है। अगर इसे सीखना इतना आसान होता तो क्या हर जगह इमोर्टल्स नहीं होते? तुम्हें किनारे तक ढकेल कर ही तुम एक मुश्किल हालत से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हो। तो इस पर आगे से चैनपिंग पूछता है, अगर मैं फेल हो गया
तो क्या होगा। तो इस पर बोल्डमैन बोलता है ये हिडन फोर्स तुम्हारी हाथ पैरों के मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय कर देगी और आखिरकार तुम्हें क्रिपल कर देगी। और इस दुनिया में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल चलता है। अगर तुम इज्जत के साथ जीना चाहते हो तो तुम्हें वो पावर हासिल करनी होगी जो तुम्हारी है। और आगे बोल्डमैन बता रहा होता है और इधर चैंपिंग प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा होता है। कल्टीवेशन करने वालों के लिए सबके हिसाब से चलोगे तो बस ऑर्डिनरी ही रह जाओगे, पर रूल को डिफाई करोगे तो इमोर्टल बनोगे और एंड में सब कुछ तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है। और ऐसे प्रैक्टिस करते करते चैंपिंग सक्सेस पा लेता है। क्या मैं कामयाब हुआ? वो कामयाब तो हो जाता है, लेकिन उसी वक्त उसे खून निकल आता है उसके मुंह से, जिसकी वजह से चैंपिंग बेहोश हो जाता है। तो ये देखकर बोल्डमैन बोलता है ये डिसाइपल मेहनत के लायक है। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है करंट में, जहाँ पर डॉक्टर सन चैंपिंग का डिसाइपल बनने के लिए उसके पैर में पड़ा हुआ था और बोल रहा था कि प्लीज मास्टर चैन मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन तभी आगे से चैंपिंग बोलता है कि घुटनों पर बैठना बंद करो, मैं तुम्हें अपना डिसाइपल नहीं बनाऊंगा, पर अगर तुम्हें मेडिसिन को लेकर कोई सवाल है तो मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। तो ये बात सुनकर डॉक्टर खुश होता है और कहता है थैंक यू मास्टर चैन। और तभी चैनपिंग सुएनजोंग से बोलता है कि मुझे घर पर कुछ काम निपटाने हैं, जब तुम जरूरी मेडिसिन इकट्ठा कर लो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। और ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है और पीछे से सुएनजोंग चैनपिंग से पूछ रहा होता है कि मास्टर चैन अब अभी कहाँ रह रहे हैं। तो इस पे चैनपिंग उन्हें बताता है शिंगफुलिन नेबरहुड में। क्यों, क्या हुआ? तो इस पे आगे से सुएनजोंग उसे एक कार्ड और एक चाबी देने लगता है और कहता है कि इस कार्ड में 1 मिलियन है और मेरे पास एक खाली घर भी है, मैं ये दोनों आपको गिफ्ट कर दूंगा मास्टर चैन। तो ये बात सुनकर चैनपिंग आगे से बोलता है कि पैंगलोंग बे में रहने वाले लोग या तो अमीर होते हैं या तो पावरफुल। प्रेसिडेंट सु ये गिफ्ट कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तो इस बात का जवाब देते हुए सुएनजोंग बोलता है कि क्या मास्टर चैन का कहना है कि मेरी जान की कीमत इतनी भी नहीं है। और सुएनजोंग को इतना रिक्वेस्ट करता हुआ देखकर चैनपिंग मन में सोचता है कि अगर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो वो परेशान रहेगा। ठीक है फिर। और फिर उसके बाद वो उस घर की चाबी और कार्ड एक्सेप्ट करता है और आगे कहता है ठीक है थैंक यू प्रेसिडेंट सु। लेकिन उसी वक्त बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है, जिसे सुनकर सुएनजोंग यूकी से बोलता है कि यूकी जाकर पता करो कि क्या चल रहा है, इतना शोर क्यों है। तब एक मोटा आदमी बताता है कि इतना शोर क्यों हो रहा है प्रेसिडेंट सु, आज शियाओ फैमिली के यंग मास्टर की शादी का दिन है, बैंक्वेट 2nd फ्लोर पर चल रहा है, इसीलिए इतना चहल पहल है। तो ये जानकर सुएनजोंग चैनपिंग से माफी मांगने लगता है और कहता है कि इस डिस्टरबेंस के लिए मैं माफी चाहता हूँ मास्टर चैन। तो इस पर आगे से चैनपिंग भी बोलता है रेस्टोरेंट चलाने का मतलब है हर कोने से आने वाले गेस्ट को स्वागत करना। प्रेसिडेंट सु मैं आज आपको और परेशान नहीं करूंगा। और उसके बाद हम आते हैं 2nd फ्लोर पर, जहाँ पर शियाओ लेई और सांसान आगे होते हैं शादी करने के लिए। और तभी इधर चैनपिंग भी आने लगता है और आगे से सांसान और शियाओ लेई भी चैनपिंग को देख लेते हैं। और इधर चैनपिंग को देखने के बाद शियाओ लेई चिल्लाकर बोल रहा होता है कि चैनपिंग मुझे उम्मीद नहीं थी कि सच में तुम यहाँ आओगे, कहीं तुम फ्री के खाना खाने के लिए वेडिंग क्रैश करने की तो नहीं सोच रहे। और इधर हम देखते हैं कि सांसान को कुछ जल्दी थी शादी करने के लिए, जिसके वजह से वो शियाओ लेई से कहती है ब्रदर ले हमारे पास वक्त कम है, इसके साथ क्यों वक्त बर्बाद करें। और उसके आगे सांसान की माँ बोलती है सन इन लॉ तुम पहले अंदर जाओ, वक्त बर्बाद मत करो, मैं इस कचरे को संभाल लूंगी। और फिर वो आगे बढ़ती है और चैनपिंग पर चिल्लाते हुए कहती है तुम मेंढक कहीं के, तुम सच में होटल तक हमारे पीछे पीछे आ गए। मेरी बेटी की सबसे बुरी किस्मत है कि तुम उसे मिले, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं होटल स्टाफ से कहकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। और उसके बाद उनके गेस्ट हंसने लगते हैं चैनपिंग के ऊपर और कहते हैं कि एक और मेंढक जो हंस का दीवाना हो रहा है उसे एक बार खुद को शीशे में ठीक से देखना चाहिए। और इधर हम देखते हैं कि चैनपिंग शियाओली को ऐसे घूरने लगता है कि वो डर जाता है, लेकिन तभी यहाँ से चैनपिंग मुड़कर जाने लगता है। ये देखने के बाद शियाओली चिल्लाकर उसे रोकते हुए कहता है उसे रोको, आज तुम यहाँ से नहीं जाओगे, मैं इस बात की तसल्ली करूंगा कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी आंखों से मुझसे शादी करते हुए देखोगे। और तभी शियाओली के 2 बॉडीगार्ड चैनपिंग को रोक लेते हैं। और ये देखने के बाद चैनपिंग बोलता है कि क्या तुम्हें सच में यकीन है कि तुम मुझे अपने शादी में बुलाना चाहते हो। तो इस पर आगे से शाओले बोलता है हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे खिलाफ जाने का नतीजा देखो। तो ये बात सुनकर चैनपिंग भी रुक जाता है और आगे बोलता है कि कितने अफसोस की बात है, लगता है तुम्हारी शादी आज नहीं हो पाएगी। लेकिन ये बात सुनकर साओली हंसने लगता है और बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम इस शादी को कैसे रोकोगे। और फिर साओली अपने आदमियों को बोलता है कि अपने साथ कुछ और आदमियों को ले आओ, इस बंदे पर कड़ी नजर रखना और अगर कुछ होता है तो तुम जानते हो आगे क्या करना है। तो इस पर वो बंदा भी कहता है फिक्र मत कीजिए यंग मास्टर, मैं उसे संभाल लूंगा। और उसके बाद चैनपिंग भी उस शादी वाले रूम में आ जाता है जहाँ पर लोग वाइन पी रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे चैनपिंग को एक लड़की देख लेती है और
कहती है क्या ये चैनपिंग नहीं है, तुम जेल से कब छूटे। लेकिन चैनपिंग इसका कोई जवाब नहीं देता, इग्नोर कर देता है। और उसके बाद चैनपिंग उन दोनों के साथ ही टेबल पर बैठ जाता है और तब हमें पता चलता है कि ये दोनों उसके क्लासमेट्स थे। तब वो लड़की आगे बोलती है अपने पुराने क्लासमेट को देखकर तुम छुप क्यों रहे हो, क्या जेल में कुछ साल गुजारने के बाद तुम गूंगे हो गए हो। और तभी वो लाल बालों वाला बंदा कहता है उस वक्त तुम एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थे और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी थे, पर अफसोस की बात है ग्रेजुएशन के ठीक बाद तुम एक क्रिमिनल बन गए। और फिर उसके बाद वो चैनपिंग के कंधे पे अपना हाथ रखता है और आगे बोलता है चैनपिंग तुम स्कूल में रूममेट थे और तुम्हें जेल से ठीक बाहर आने के बाद ऐसा देखकर मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम्हारे पास अभी तक कोई जॉब नहीं है ना। और फिर वो आगे बोलता है कि मैं सैनिटेशन डिपार्टमेंट में किसी को जानता हूँ और पार्क के पास वाले पब्लिक रेस्टरूम एक मैनेजर ढूंढ रहा है, क्या सोचते हो, इंटरेस्टेड हो। तभी वो लड़की आगे से हंसने लगती है और कहती है फूवे बकवास मत करो, भला स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट एक इज्जतदार इंसान टॉयलेट साफ करने वाले कैसे हो सकते हैं, मुझे लगता है स्ट्रीट्स को साफ करना ज्यादा सूट करेगा। और तभी बाकी के लोग भी चैनपिंग के ऊपर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि लगता है ये अभी जेल से बाहर आया है। मैंने सुना है कि ये बंदा ब्राइट का एक्स बॉयफ्रेंड है, उसने शियाओ फैमिली के यंग मास्टर को नाराज किया है और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसे पैरों तले कुचला जा रहा है। लेकिन तभी चैनपिंग आगे से बोलता है कि अगर तुम आज यहाँ से उठाकर बाहर नहीं फेंक जाना चाहते तो बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। लेकिन तभी फुवेई आगे बोलता है कि तेरी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी कर रही है और तेरी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई, पर हमारे सामने बड़ा हीरो बन रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चैनपिंग फुवेई को टेबल पर लेटा कर पीटने लगता है और ये देखने के बाद साउलेई गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है। और तभी साउले के गुंडे आगे बढ़ने लगते हैं चैनपिंग को पीटने के लिए और बोल रहे होते हैं कि बच्चे यंग मास्टर शियाओ की शादी में तमाशा खड़ा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वो सभी के सभी एक साथ बढ़ते हैं अटैक करने के लिए और उन सभी गुंडों को अपने तरफ आता हुआ देखकर चैनपिंग अपना पैर ऊपर उठाता है और उसके बाद वो अपने पैर को जोर से पटक देता है और इस इम्पैक्ट से वो सारे के सारे गुंडे उड़ते हुए पीछे जाने लगते हैं। तो ये देखने के बाद शाओले और भी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है तुम सब बेकार हो, मेरे रास्ते से हट जाओ। और वो खुद आगे बढ़ने लगता है कि तभी उसका बाप उसे रोक लेता है और आगे बोलता है कि सामने वाला भी स्किल्ड है, जल्दबाजी में कुछ मत करना। और उसी वक्त वहाँ पे होटल के सिक्योरिटी आ जाते हैं और बोलते हैं कि होटल में तमाशा खड़ा करने की हिम्मत किसकी हुई। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सुवेनजोंग और यूकी के पास और इन लोगों को भी पता चल जाता है कि नीचे तमाशा चल रहा है। तो आगे से सुवेनजोंग बोलता है कि क्या शियाओ फैमिली शादी होल्ड नहीं कर रही, ऐसा लगता है जैसे वो मेरे होटल बर्बाद करना चाहते हैं। तो इस पर आगे से वो मोटा आदमी बोलता है कि मिस्टर सु, शियाओ फैमिली के वेडिंग बैंक्वेट में तमाशा खड़ा हो गया है और मैंने सुना है कि किसी को चोट लगी है। तो इस बात पर सुवेनजोंग बोलता है आगे से बेकार लोग जो लोगों को होटल में तमाशा करने दे रहे हैं जल्दी से लोगों को वहाँ भेजो। तब यूकी सुवेनजोंग से बोलती है कि डैड आप अभी अभी एक गंभीर बीमारी से रिकवर हुए हैं, गुस्सा मत करिए, मुझे नीचे जाने दीजिए और शियाओ फैमिली वाले लोगों को शांत करने दीजिए। तो आगे से वो मोटा आदमी भी एग्री करते हुए बोलता है मिस सू के इसे हैंडल करने पर शियाओ फैमिली जरूर इज्जत दिखाएगी। तो ये बात सुनकर सुवेनजोंग भी मान जाता है और आगे बोलता है ठीक है, मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ यूकी। और उसके बाद यूकी भी नीचे आने लगती है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सेकंड फ्लोर पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स चैनपिंग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और बोलते हैं कि सब लोग चलो इस ट्रबल मेकर को होटल से बाहर निकालो। तभी सिक्योरिटी को शियाओलेई का बाप रोक लेता है और आगे बोलता है इस मामले को शियाओ फैमिली खुद हैंडल करेगी। और वो उन सिक्योरिटी वाले को पीछे करने लगता है और आगे उन्हें कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। तो ये बात सुनकर वो सिक्योरिटी बाकी के अपने बंदों से बोलता है कि बाहर निकलो, हम अभी जा रहे हैं। और तभी वो सिक्योरिटी वाले यहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद शियाओलेई आगे आता है चैनपिंग के पास और बोलता है कि मुझे कॉम्पनसेशन के तौर पर उसके हाथ पैर नहीं चाहिए डैड, मुझे उसकी जान चाहिए। और फिर शाओलेई अटैक कर देता है चैनपिंग के ऊपर। वो एक मुक्का मारने जा रहा होता है जिसे देखने के बाद चैनपिंग बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर मैं आया तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, क्या तुम मुझ पर अब यकीन करते हो। और ये बोलने के बाद चैनपिंग एक छोटा सा अटैक मार देता है शाओलेई के हाथ में और वो आगे बोलता है बेकार, तुम कितने घमंडी हो, तुम अभी भी बेकार हो। और ये चैनपिंग का छोटा सा अटैक खाने के बाद शाओलेई कांपने लगता है क्योंकि उसका हाथ टूट चुका था और उसके हाथ टूटने की वजह से वो चिल्लाने लगता है। और तब उसका बाप उसके हाथ को चेक करता है और तब उसे पता चलता है कि उसका हाथ टूट चुका है, जिसकी वजह से वो गुस्से में चिल्लाता है बच्चे तुम अपनी कवर खुद खोद रहे हो। और तब इधर शाओलेई चिल्लाता है डैड मैं उसे मरा हुआ देखना चाहता हूँ। तो इस पर उसका बाप भी कहता है फिक्र मत करो, ये लड़का आज इस
दरवाजे से बाहर नहीं जाएगा। और उसी वक्त यहाँ पर यूकी आ टपकती है अपने बंदों के साथ और बोलती है कि अंकल श्याओ क्या चल रहा है। तब श्याओली का बाप चैनपिंग की तरफ दिखाते हुए बोलता है उसने न सिर्फ वेडिंग बैंक्वेट में तमाशा खड़ा किया बल्कि श्याओली को भी नुकसान पहुंचाया। आज ऐसा नहीं है कि मैं सू फैमिली को इज्जत दिखाने से इनकार कर रहा हूँ, पर उसकी जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी श्याओ फैमिली लेगी। और यहाँ पर यूकी चैनपिंग को देखती है और पूछती है कि मिस्टर चैन आप खुद को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तब इधर यूकी को देखने के बाद चैनपिंग उसे पूछता है कि मिस सू मुझे देखकर सरप्राइज हुई। और ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। यह जानकर साउले का बाप हैरान होता है और यूकी से पूछता है क्या आप इस आदमी को जानते हैं मिस यूकी। और तभी हम देखते हैं कि यूकी चलते हुए जाती है और चैनपिंग के साथ खड़ी हो जाती है और आगे बोलती है कि अंकल श्या जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिस्टर चैन एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं जिन्हें मेरे पापा ने अपनी बीमारी के इलाज के लिए बुलाया है। लेकिन ये बात सुनकर सान भड़क जाती है और बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो। यह आदमी आज ही जेल से बाहर आया है और इसने कभी मेडिसिन की पढ़ाई नहीं की। अचानक इसे बीमारी ठीक करना कैसे आने लगा। और सान की बात सुनकर आगे से यूकी बोलती है कि मिस्टर चैन इलाज कर सकते हैं या नहीं ये डिसाइड करने वाली तुम कोई नहीं होती। तो ये बात सुनकर सान आगे बोलती है मैं डिसाइड नहीं कर सकती। हम यूनिवर्सिटी के टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और जब भी मैं बीमार पड़ती थी ये मेरे साथ हॉस्पिटल जाता था और अगर इसको मेडिसिन आती तो क्या मुझे नहीं पता होता। और सान की बात खत्म होते ही शाओली का बाप आगे आता है और बोलता है लिटिल भतीजी मैं तुम्हारे पापा की बीमारी के लिए फॉरेन स्पेशलिस्ट को बुला सकता हूँ। और फिर उसके बाद वो अपने गुंडों को आगे बुलाता है और यूकी से कहता है कि बेहतर होगा तुम इस मामले में दखल देना बंद करो। और वो लोग दरवाजा भी बंद कर देते हैं ताकि चैनपिंग यहाँ से भाग ना पाए। लेकिन यूकी चैनपिंग के आगे खड़ी हो जाती है और बोलती है नहीं तुम मिस्टर चैन को टच भी नहीं कर सकते। और ये देखने के बाद साउलेई का बाप आगे से गुस्सा होने लगता है और कहता है बच्ची अगर सुवेंसंग बीच में ना होते तो तुम अब तक इसके साथ ऊपर यमराज के पास पहुंच चुकी होती। और उसके बाद वो अपना पावर एक्टिव करने लगता है और आगे बोलता है मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ पीछे हटो। लेकिन यूकी उसके आगे ऐसे ही डट कर खड़ी रहती है 1 इंच भी नहीं हिलती। लेकिन ये देखकर साउलेई का बाप और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और आगे बढ़ने लगता है उसे एक थप्पड़ मारने के लिए। लेकिन उसी वक्त चैनपिंग आगे बढ़ता है और उसके हाथ को अपने 2 उंगली से रोक लेता है और उसे रोकने के बाद आगे बोलता है कि एक लड़की पर हाथ उठाना सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है ये कभी माफ नहीं किया जा सकता। और उसके बाद शाओली का बाप अपने हाथ को खींचता है और उसके बाद वो अपने गुंडों को ऑर्डर देता है अटैक करने के लिए। सब लोग अटैक करो मार दो इस लड़के को 1 मिलियन का इनाम मिलेगा। और ये ऑर्डर सुनकर वो सारे गुंडे चैनपिंग को घेर लेते हैं चारों तरफ से। और ये देखकर चैनपिंग भी रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए और वो सभी गुंडे एक साथ अटैक कर देते हैं चैनपिंग के ऊपर। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर सुएनजोंग आ जाता है और ये देखने के बाद वो कहता है कि देखते हैं किसकी हिम्मत होती है आगे बढ़ने की। और सुएनजोंग भी अपने बंदों के साथ आया होता है। और इधर सुएनजोंग को देखने के बाद साउले का बाप बोलता है कि सू तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो अपनी बेटी को लो और यहाँ से निकल जाओ आज इस कमीने को कोई नहीं बचा सकता। और ये सब तमाशा देखने के बाद सुएनजोंग चैनपिंग से बोलता है कि मिस्टर चैन मुझे अफसोस है कि आप इस सब में फंस गए। तो इस पर आगे से चैनपिंग बोलता है मिस्टर सू आप बहुत पोलाइट हैं लेकिन श्याओ फैमिली ऐसी नहीं है जिसे सू फैमिली हैंडल कर सके। और उसी वक्त साउले का बाप और भी गुस्सा होने लगता है और आगे वो एक टेबल को पलट देता है और आगे बोलता है सू लगता है तुम सच में आज मेरे खिलाफ जाना चाहते हो। तो इस बात पर सुएनजोंग आगे से बोलता है आज मैं मिस्टर चैन को प्रोटेक्ट करूंगा देखते हैं आज कौन इन पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है। और ये बात सुनकर साउले का बाप भी बोलता है तुम मुझे मजबूर कर रही हो सुएनजोंग सही वक्त आने पर तुम अपने किए पर पछताओगे। और क्या तुम भूल गए यूनिटी हॉल के लॉर्ड टाइगर श्याओ फैमिली के एहसानमंद हैं। और ये बात सुनकर 2 लोग आपस में बात करने लगते हैं कि यूनिटी हॉल क्या वो होंग चैन की सबसे बड़ी मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन नहीं है। मैंने सुना है कि जो लोग यूनिटी हॉल से पंगा लेते हैं उनका अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और ये सभी बात सुनकर सुएनजोंग को भी घबराहट होने लगती है। और तभी साउले का बाप सुएनजोंग से बोलता है सुएनजोंग अगर तुम अभी भी अपने बंदों के साथ चले जाओ तो मैं सोचूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं वरना। लेकिन उसी वक्त चैनपिंग आगे आने लगता है और सुएनजोंग से बोलता है मिस्टर सू मुझे संभालने दीजिए आप और यूकी पहले यहाँ से निकल जाइए। लेकिन सुएनजोंग यहाँ पर चैनपिंग को छोड़कर नहीं जाना चाहता और वो यूकी से बोलता है यूकी रुको जब मैं इशारा करूं तो तुम इस हंगामे के बीच मिस्टर चैन को लेकर निकल जाना। और तब उसके बाद हम देखते हैं कि शाओली का बाप सुएनजोंग से उसका डिसीजन पूछता है ओल्ड सू तुम्हारा क्या डिसीजन है। तो इस पर आगे से सुएनजोंग अपना डिसीजन बताते हुए कहता है नो मोर
टेस्टिंग। आज मिस्टर चैन की सेफ्टी की गारंटी मैं लेता हूँ। और सुएनजोंग की ये डिसीजन सुनने के बाद शाओले का बाप और भी गुस्सा होने लगता है और बोलता है, ठीक है सुएनजोंग, तुम में बहुत हिम्मत है, फिर मुझे बाद में मत बोलना कि मैं पोलाइट बिहेव नहीं कर रहा। और उसके बाद वो लॉर्ड टाइगर को कॉल करने लगता है और तब हम देखते हैं कि चनपिंग उन दोनों को चिंता ना करने को कहता है। टेंशन मत लो, आज चाहे कोई भी आ जाए वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। लेकिन इस पर यूकी बताती है कि मिस्टर चैन, आपको होंगचैंग में यूनिटी हल के पावर का अंदाजा नहीं है। याद रखना, जब फाइट शुरू हो तो मेरे पीछे पीछे चलना, कहीं भीड़ में खो मत जाना। और इधर हम देखते हैं कि सुएनजोंग और शाओले का बाप दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और शाओले का बाप बोल रहा होता है कि लॉर्ड टाइगर रास्ते में है सुएनजोंग, तैयार रहना। और उसी वक्त लॉर्ड टाइगर दरवाजे पर लात मारते हुए अंदर आता है और लॉर्ड टाइगर को अंदर आता हुआ देखकर सभी के सभी उसे वेलकम करते हैं, वेलकम लॉर्ड टाइगर। और तभी लॉर्ड टाइगर के आगे शाओले का बाप रिस्पेक्ट दिखाता है और उसे ग्रीट करता है। लेकिन लॉर्ड टाइगर सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में पूछने लगता है, बकवास बंद करो, कहाँ है वो बंदा जिसे मुझे निपटाना है। तब शाओले का बाप सीधा चनपिंग को दिखाकर कहता है, लॉर्ड टाइगर ये वही लड़का है। लेकिन तभी चनपिंग को बचाने के लिए सुएनजोंग आगे आ जाता है, जिसे देखकर लॉर्ड टाइगर बोलता है कि साइड हटो, मैं दूसरी बार नहीं बोलूंगा। और इधर हम देखते हैं कि यूकी और सुएनजोंग उससे डर चुके थे। लेकिन तभी चनपिंग आगे आने लगता है और बोलता है कि मिस्टर सू, मिस सू, क्योंकि ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ है तो इसको मैं ही हैंडल करता हूँ। और ये बोलकर वो सीधा लॉर्ड टाइगर के आगे आकर खड़ा हो जाता है और आगे से लॉर्ड टाइगर भी उसे घूरने लगता है। फिर हम देखते हैं कि शाओले लॉर्ड टाइगर से बोलता है कि लॉर्ड टाइगर, इस बंदे को इतनी जल्दी मरने मत देना। लेकिन शाओले की बात सुनकर लॉर्ड टाइगर भड़क जाता है उस पे और कहता है, क्या तो मुझे मेरा ही काम करना सिखा रहा है। और ये देखने के बाद शाओले का बाप शाओले को एक थप्पड़ लगा देता है और कहता है, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड टाइगर से इस तरह बात करने की। और तब लॉर्ड टाइगर शाओले के बाप से कहता है कि मैं सिर्फ सियाओ फैमिली का एक एहसान चुका रहा हूँ, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ। तो इस पर आगे से शाओले का बाप कहता है, लॉर्ड टाइगर प्लीज गुस्सा मत होइए, ये सब मेरे बेटे की गलती है, इसमें अभी उतनी समझ नहीं है। फिर उसके बाद लॉर्ड टाइगर सुएनजोंग को देखता है और बोलता है, मिस्टर सू, क्या तुम आज सच में तुम इस लड़के को बचाने की जिद पर अड़े हो। तब आगे से सुएनजोंग भी बोलता है, लॉर्ड टाइगर, शिया फैमिली की ब्राइड मिस्टर चैन की एक्स गर्लफ्रेंड है, तो इनके बीच थोड़ी पुरानी दुश्मनी है, प्लीज रहम कीजिए। और ये सब बात सुनकर लॉर्ड टाइगर हंसने लगता है और आगे से बोलता है, इतनी छोटी सी बात और तुम दोनों फैमिलीज ने इसका इतना बड़ा तमाशा बना दिया। और फिर वो चैनफिंग को देखता है और बोलता है, लेकिन क्योंकि इस लड़के ने शिया फैमिली से पंगा लिया है तो कैसा रहेगा अगर हम इसका एक हाथ काट दें और हिसाब बराबर कर दें, कैसा रहेगा ये। और ये बात सुनकर सुएनजोंग हैरान हो जाता है और कुछ नहीं बोल रहा होता, जिसे देखकर लॉर्ड टाइगर उसे घूरने लगता है। तो इस पर सुएनजोंग डर जाता है। लेकिन तभी चनपिंग कहता है, शियाओ फैमिली इस लायक ही नहीं है कि मैं उसे माफी मांगू। तो ये बात सुनकर लॉर्ड टाइगर सीरियस हो जाता है और तभी यूकी चनपिंग से बोलती है कि मिस्टर चैन, जल्दी जल्दी लॉर्ड टाइगर से माफी मांग लीजिए। पर तभी लॉर्ड टाइगर का एक बंदा अटैक कर देता है चनपिंग के ऊपर अपने मुक्के के साथ और बोलता है, लॉर्ड टाइगर की बेइज्जती करने की हिम्मत, ये तो मौत को दावत दे रहा है। लेकिन चनपिंग उसके मुक्के को आराम से डॉज कर लेता है और फिर उसके बाद चनपिंग उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है और उसी वक्त लॉर्ड टाइगर को वही ड्रैगन रिंग दिख जाता है चनपिंग के उंगली पर। तो ये देखने के बाद वो अपने ही बंदे को एक लात मार देता है और उसे हटा के बोलता है, तुम्हें आगे बढ़ने को किसने कहा, सब लोग पीछे हटो। और फिर उसके बाद लॉर्ड टाइगर चनपिंग के आगे भीगी बिल्ली बन जाता है और बोलने लगता है, मिस्टर चैन, मेरे सबॉर्डिनेट्स को रूल्स नहीं पता थे, मुझे माफ कर दीजिए। तो इस पे आगे से चनपिंग बोलता है, तुम मुझे माफी मांगने पर तुम मजबूर नहीं करने वाले ना। लेकिन आगे से लॉर्ड टाइगर डरते हुए बोलता है, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ की मैं मिस्टर चैन से माफी मंगवाऊं, और मिस्टर चैन को जो भी चाहिए बस मुझे ऑर्डर दीजिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि चनपिंग शाओले की तरफ देखता है और उसे बोलता है, मैंने आने से पहले ही कहा था, मेरे आते ही ये शादी नहीं होगी। तो चनपिंग की ये ऑर्डर सुनते ही लॉर्ड टाइगर इस शादी को कैंसिल कर देता है, ये शादी कैंसिल की जाती है। और लॉर्ड टाइगर की बात सुनकर शानशान और शाओले दोनों हैरान हो जाते हैं। और लॉर्ड टाइगर की यह बात सुनकर शाओले का बाप उसे पूछता है, लॉर्ड टाइगर, क्या आपसे कोई गलती हुई है। लेकिन लॉर्ड टाइगर इसका कोई जवाब नहीं देता और आगे वो चिल्ला कर कहता है, सबको यहाँ से बाहर निकालो। और उसके बाद लॉर्ड टाइगर के बंदे लोग शानशान और उसकी माँ को बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन बाहर जाते हुए शानशान चैनपिंग पर चिल्ला रही होती है, चैनपिंग, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे शाओले से शादी करने से रोक पाओगे, सपने मत देखो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। और आगे से शानशान की माँ भी चिल्ला कर
बोलती है शानशान को इस जेल के कैदी पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, इसके जैसे मेंढक को पूरी जिंदगी सिंगल ही रहना चाहिए। और ये सब बात यूकी भी सुनती है और चैनपिंग के पास जाकर उसे आवाज देती है। जब चैनपिंग उसके तरफ देखता है तो वो कहती है मिस्टर चैन, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ? तो ये बात सुनकर चैनपिंग बोलता है थैंक यू, पर सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यूकी उसका मुंह बंद कर देती है और बोलती है मैं समझ गई मिस्टर चैन का क्या मतलब है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि शानशान और उसकी माँ दांत पिस रहे होते हैं गुस्से से, लेकिन लॉर्ड टाइगर के बंदे उन सभी लोगों को यहाँ से निकाल देते हैं। और वो सभी को बाहर निकालने के बाद सब लोग आते हैं चनपिंग के पास। और ये देखकर चनपिंग को लगता है कि ये लोग फाइट करने वाले हैं, जिसकी वजह से वो कहता है जो करना है कर लो, आ जाओ। लेकिन उसी वक्त लॉर्ड टाइगर चनपिंग के आगे घुटने टेक देता है और कहता है यूनिटी हॉल का लीडर लिन टियानहू अपने मास्टर को ग्रीट करता है। और फिर उसके सभी बंदे घुटने टेक देते हैं और उसे ग्रीट करते हैं और ऐसे ही बोलते रहते हैं कि मास्टर को ग्रीट करते हैं, मास्टर को ग्रीट करते हैं। और ये देखने के बाद चैनपिंग हैरान हो चुका था और वो आगे उन सभी से कहता है वेट, तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है क्या? मैं कोई मास्टर वास्टर नहीं हूँ। लेकिन इस पे आगे से लिन टियानहू बताता है कि जिसने हेवनली ड्रैगन टोकन पहना है वही हेवनली ड्रैगन टेम्पल का मास्टर है और इसमें हमसे कोई गलती नहीं हो सकती। और ये बात सुन के चैनपिंग को अपने जेल के वक्त याद आने लगता है और कहता है उस पागल बुढ़े ने सच में मुझे एक बड़ा गिफ्ट दे दिया। और फिर हम आते हैं पास्ट में, जब चैनपिंग जेल से छूटने वाला था। तब चैनपिंग उस बुढ़े को भी बताता है बुढ़े, मैं जल्दी ही जेल से बाहर जाने वाला हूँ, मेरे लिए कुछ बोलना नहीं है क्या? तब वोल्डमैन अपना वाइन देता है उसे पीने के लिए। तब चैनपिंग भी उसे ले लेता है और बोलता है इतनी सी वाइन अब मुझे टल्ली नहीं कर सकती। और फिर वो उस वाइन को गट 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 करके पीने लगता है। और तभी वोल्डमैन अपने जगह से खड़ा होता है और चैनपिंग के पास जाता है और फिर चैनपिंग को चेक करने लगता है और बोलता है टेक्निक को तुमने बहुत अच्छे से फोकस की है, बाकी बस अब मेहनत से प्रैक्टिस करते रहना है। और फिर उसके बाद वोल्डमैन अपना रिंग निकालता है चैनपिंग को देने के लिए और वो आगे बोलता है मेरे पास देने के लिए कोई गिफ्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये रिंग ही रख लो। और ये वही ड्रैगन रिंग है जिसे देखकर चैनपिंग पूछता है कि बुढ़े, तुमने तो कहा था कि ये चीज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आगे चैनपिंग मना करने लगता है कि मैं ये नहीं ले सकता, लेकिन वोल्डमैन उस रिंग को देने के लिए जबरदस्ती करने लगता है। और उसके बाद वो चैनपिंग को अपना पैर फंसा कर नीचे गिरा देता है और फिर चैनपिंग का हाथ पकड़ता है और उसके बाद वो उसे रिंग पहनाते हुए बोलता है मैं हेवनली ड्रैगन टेम्पल का मास्टर हूँ और तू बच्चे अभी मेरे आगे बहुत कच्चा है। और फिर वो चैनपिंग की उंगली पर वो रिंग को पहना देता है और आगे बोलता है कि जो भी मैं सिखा सकता था सब मैंने सिखा दिया, अब आखिर में मैं तुझे एक बड़ा चांस दे रहा हूँ। तो आगे से चैनपिंग पूछता है कैसा बड़ा चांस? तब बोल्डमैन आगे बताता है याद रखना 15 जुलाई को ईस्ट सी के एक अनजान आइसलैंड पर जरूर जाना और वहाँ बस ये रिंग दिखा देना, कोई ना कोई आकर तुझे एक बड़ा मौका देगा। और ये सभी बात सुनकर चैनपिंग एक और बार पूछता है मैं समझ गया, पर जाने से पहले मुझे एक बात क्लियर करनी है। तो इस पे वो ओल्ड मैन कहता है जल्दी पूछ ले, बाद में शायद चांस न मिले। तो आगे से चैनपिंग उसे पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझ पर ही इतने मेहरबान क्यों हो। तो इस पे आगे से ओल्ड मैन एक और घूंट वाइन पीता है और बोलता है जानना है तो 15 जुलाई को खुद उस आइसलैंड पर जाकर पता कर लेना। और फिर हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर लॉर्ड टाइगर और उसके बंदे अभी भी घुटने टेके हुए थे। तब चैनपिंग उन सभी से कहता है कि तुम लोग सच में किसी और को समझ रहे हो और ये रिंग ये मुझे एक बुढ़े ने दी थी। लेकिन तभी आगे से लिन टियानहू बोलता है मिस्टर चैन, जब हेवनली ड्रैगन टोकन आपके पास है तो अब आप ही हमारे मास्टर हैं। तब इस पे आगे से चैनपिंग पूछता है कि तो तुम्हारा ये यूनिटी हॉल भी हेवनली ड्रैगन टेम्पल का ही हिस्सा है। तो इस पर लिन टियानहू भी बोलता है हाँ, हेवनली ड्रैगन टेम्पल के टोटल 13 हॉल्स हैं और बाकी पूरी दुनिया में इसकी ब्रांचेस हैं, पर क्योंकि किसी भी ब्रांच और हॉल को एक दूसरे के बारे में नहीं पता होता, इसीलिए बहुत कम लोग ही हेवनली ड्रैगन टेम्पल के बारे में जानते हैं। तो ये बात सुनकर चैनपिंग उस रिंग को अच्छे से देखता है और फिर बोलता है मैं नहीं चाहता कि हेवनली ड्रैगन टेम्पल के बारे में किसी बाहर वालों को पता चले। तो इस पर लिन टियानहू भी बोलता है मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब सेट कर दूंगा। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूकी और सुवेनसोंग की तरफ, जहाँ पर यूकी सुवेनसोंग का सर दबा रही होती है और पूछती है पिताजी थोड़ा ठीक फील कर रहे हो। तो आगे से सुवेनसोंग भी बोलता है ये तो पुरानी बीमारी है, पर यूकी अभी तुमने मिस्टर चैन से जो कहा क्या वो सच था? तो ये बात सुनकर यूकी पूछती है कौन सी बात? तब सुवेनसोंग उसे वो बात याद दिलाता है जो उसने चैनपिंग से कही थी, तुम न बचपन से कोई बात नहीं छुपा सकती क्या? मुझे समझ नहीं आता। और ये बात सुनकर यूकी शर्मा जाती है और फिर वो आगे कहती है पापा मैं और मिस्टर चैन तो आज ही मिले हैं, ऐसा कैसे हो सकता है?
आप फालतू में कुछ भी मत सोचो। और तभी सू वेंसोंग का बॉडीगार्ड आता है इधर और बताता है कि बॉस सू लिन टियानहु अपने बंदों को ले गया है और मिस्टर चैन भी निकल गए हैं। तो ये बात सुनकर सू वेंसोंग उसे यहाँ से जाने को कहता है, जाओ यहाँ से। और फिर उसके बाद वो यूकी से कहता है, यूकी वो दवाइयाँ जल्दी से जल्दी ढूंढ लो और चुपचाप मिस्टर चैन की प्रोटेक्शन के लिए लोग भेज दो। मुझे लगता है श्याओ फैमिली इतनी जल्दी पीछे नहीं हटेगी। और तब यूकी बोलती है कि ओ शिट, मैं पेंगलोंग वे वालों को मिस्टर चैन और विला के बारे में बताना भूल ही गई। और फिर वो यहाँ से जाने लगती है और सू वेंसोंग से बोलती है, पापा मैं खुद वहाँ होकर आती हूँ। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पेंगलोंग वे वाले विला पर, जहाँ पर चैनपिंग उसके माँ बाप को लेकर आ रहा होता है यहाँ पर रहने के लिए। और वो तीनों टैक्सी पर आ रहे होते हैं और उसका बाप पूछ रहा होता है, बेटा क्या तुम्हारा दोस्त ने जो घर उधार दिया है वो सच में इसी जगह पर है? और तुम्हारा दोस्त आखिर है कौन जिसका पेंगलोंग वे में घर है और वो तुम्हें देने को भी तैयार हो गया? और तब चैनपिंग आगे से कहता है, खैर मैंने सब सेट कर दिया है, आप लोग आराम से वहाँ रहो। लेकिन जब उनका गाड़ी अंदर जाने लगता है तब सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक लेता है और बोलता है, रुको, तुम्हारी इस गाड़ी का क्या चक्कर है? तब चैनपिंग आगे से उसे बताता है, मैं यहाँ का ओनर हूँ। तो ये बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि ये पेंगलोंग बे है, कहीं तुम गलत जगह तो नहीं आ गए। लेकिन तभी चैनपिंग उस विला का की दिखाता है और उस चाबी को देखने के बाद सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, ये हिल टॉप विला की चाबी है, वो तो बॉस सू ने खरीदा था, तुम्हें इसकी चाबी कहाँ से मिल गई? तब इधर हम देखते हैं कि चैनपिंग की क्लासमेट इधर आती है और बोलती है, ये चैनपिंग नहीं है क्या? तुम्हारी पूरी फैमिली यहाँ शरण लेने आई है क्या? और यहाँ पर हम देखते हैं कि सान सान भी उसके साथ ही आई होती है, जो कहती है कि ये सब क्या चल रहा है। तब सिक्योरिटी गार्ड आगे आता है और उन्हें बताता है कि ये बंदा बोल रहा है कि ये ओनर है, पर हमें शक है कि इसने चाबी चुराई है और हम अभी इसे चेक कर लेते हैं। और तभी चैनपिंग की क्लासमेट सिक्योरिटी की बात सुनकर चैनपिंग पे हंसने लगती है और बोलती है, चैनपिंग तुम तो बड़े औकात के बाहर फेंकते हो और ऐसे झूठ भी बोल लेते हो, और तुम्हें पता भी है यहाँ के घर कितने महंगे हैं। और तभी फुवेई भी आगे आता है और बोलता है, तुम लोग इसको जल्दी भगाओ यहाँ से, ये तो जेल से छूटा हुआ कैदी है और अगर किसी को पता चला तो तुम्हारी सोसाइटी का नाम खराब होगा। तो ये बात सुनकर वो सिक्योरिटी वाले चैनपिंग को घेर लेते हैं और तभी आगे फुवेई हंसते हुए बोल रहा होता है, चैनपिंग जल्दी अपनी अंधी माँ और रोड साफ करने वाले बाप को लेकर यहाँ से निकल जाओ। और अपने माँ बाप के बारे में ऐसी बात सुनकर चैनपिंग गुस्से में पागल हो रहा होता है। और तभी चैनपिंग का बाप भी यहाँ से मुड़ जाता है और जाते हुए कहता है, अपना सामान उठाओ और निकलते हैं यहाँ से, यहाँ पे तमाशा मत खड़ा कर। और तभी चैनपिंग की माँ भी कहती है, चैनपिंग चलो हम चलते हैं, चलो यहाँ से। और तभी शानशान उन दोनों क्लासमेट्स को भी यहाँ से चलने को कहती है, चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, ऐसे लोगों से बात करके अपना लेवल मत गिराओ। और वो तीनों के तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। और तभी चैनपिंग का बाप टैक्सी ड्राइवर से बोलता है, ड्राइवर भैया प्लीज गाड़ी वापस ले चलिए। और उसके माँ बाप टैक्सी में बैठने जा ही रहे होते हैं कि तभी चैनपिंग उन दोनों को आगे आकर रोक लेता है और फिर बोलता है, पापा मम्मी थोड़ी देर रुकिए, ये विला सच में एक दोस्त ने मुझे उधार दिया है। तो इस पर चैनपिंग का बाप उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है और बोलता है, रुके, क्या किसी और के भगाने का वेट करें? क्या इतनी बेइज्जती काफी नहीं है? और वो अपना हाथ भी उठा रहा होता है उसे पीटने के लिए। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर एक और कार आती है जिसमें से यूकी उतरती है, जिसे देखने के बाद सिक्योरिटी बोलता है, मिस सू आप यहाँ कैसे आई? और तब यूकी आगे आती है और चैनपिंग से माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी मिस्टर चैन, मैं पेंगलोंग बे के मैनेजमेंट को बताना भूल गई थी, आपको फालतू में टेंशन हो गई। तब आगे से चैनपिंग बोलता है, मिस सू आपको सच में यहाँ खुद आने की कोई जरूरत नहीं थी। और तब चैनपिंग की माँ यूकी को देखने के बाद पूछती है कि चैनपिंग ये कौन है? तब आगे से चैनपिंग बताता है कि पापा मम्मी यही वो दोस्त है जिसके बारे में मैं बता रहा था, जिसने अपना घर दिया है और इनका नाम सू यूकी है। और तभी यूकी चैनपिंग के माँ बाप को ग्रीट करती है, अंकल आंटी नमस्ते, मैं जल्दी में आई तो आप लोगों के लिए कोई गिफ्ट नहीं ले पाई। लेकिन तभी चैनपिंग की माँ आगे बढ़ती है और यूकी की हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मिस सू आप बहुत पोलाइट हैं, बल्कि हमें तो आपको थैंक्स बोलना चाहिए कि आपने चैनपिंग को इतना अच्छा घर दिया। और तभी यूकी उन सबको अंदर ले जाने लगती है और बोलती है, अंकल आंटी ऐसे गेट पर खड़े रहना ठीक नहीं है, मैं पहले आपको घर तक छोड़ देती हूँ, फिर आराम से बात करेंगे। तो इस पर चैनपिंग की माँ भी बोलती है, हाँ हम लोग चलते हैं, चलो। और फिर वो सब यूकी के गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो सब उस विला के लिए निकल जाते हैं। और हम रास्ते में देखते हैं कि शानशान और उसके क्लासमेट जा रहे होते हैं और उनके बगल से यूकी और चैनपिंग की गाड़ी निकल जाती है। और चैनपिंग को क्लासमेट देख लेती है और बोलती है, मैंने अभी कुछ गलत तो नहीं देखा? चैनपिंग सच में अंदर आ गया। और क्लासमेट की बात सुनकर शानशान आके बोलती है, हिलटॉप विला तो सू फैमिली का है, लगता है सू फैमिली ने ही वो जगह उसको दे दी है।
तो इस पर आगे से फुवेई कहता है, इस बंदे की किस्मत हमेशा से इतनी अच्छी कैसे होती है। और तभी सान सान फुवेई से पूछती है, मैंने तुम्हें जो लोग ढूंढने को बोला था उनका क्या हुआ। तो इस पर आगे से फुवेई बताता है, मैंने कुछ प्रोफेशनल गुंडे बुला लिए हैं और जैसे ही चांस मिलेगा उनको ठीक से सबक सिखाएंगे। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हिल टॉप विला में, जहाँ पर वो चारों के चारों आ चुके थे और वो सब बैठ जाते हैं। और तभी चनपिंग की माँ अपने हस्बैंड से बोलती है कि सुनते हो, जाओ मिस्सू के लिए चाय ले आओ। तो इस पर चनपिंग का बाप भी कहता है, ओह हाँ ठीक है। लेकिन आगे से यूकी खुद खड़ी हो जाती है और बोलती है, अंकल मुझे ही करने दीजिए, और आप लोग अभी तो आए हैं, आपको कैसे परेशान करूं। और फिर वो खुद जाकर टी बनाने लगती है और बोलती है, अंकल आंटी ये टी बीपी और फैट कम करने के लिए बहुत अच्छी होती है, आप जैसे एज वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी है। और तभी चनपिंग की माँ यूकी की बात सुनकर बोलती है कि मेरी आंखें भले ही ठीक ना हो, पर मिस सू की आवाज सुनकर ही लगता है कि वो बहुत सुंदर होंगी और उनका नेचर भी कितना अच्छा है। और उसकी बात सुनकर यूकी बोलती है कि आंटी मेरा नेचर इतना भी अच्छा नहीं है जितना आपको लगता है। इससे पहले तो चनपिंग ने इसी बात पर मुझ पर चिल्लाया था। और यूकी की बात सुनकर चनपिंग की माँ चनपिंग पे ही गुस्सा होने लगती है और उसका कान खींचते हुए कहती है, यह लड़का बिल्कुल अपने बाप की तरह जिद्दी है। मिस अगली बार ये आपसे तेज आवाज में बात करे तो मुझे बताना, मैं इसको ठीक कर दूंगी। और ये सब बोलने के बाद वो चनपिंग का कान छोड़ देती है। और इधर चनपिंग अपना कान पकड़े हुए बोलता है, माँ आप हर बात क्यों बोल देती हो। और तभी चनपिंग की माँ अपने हस्बैंड को लेकर यहाँ से जाने लगती है उन दोनों को छोड़कर, और बोलती है, तो ठीक है तुम यंग लोग आपस में बात करो, मैं और तुम्हारे पापा आसपास थोड़ा घूम आते हैं सोसाइटी देखने के लिए। और फिर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं चनपिंग और यूकी को यहाँ छोड़कर। और तब चनपिंग कुछ बोलने जा रहा होता है वो मिस्सू, लेकिन यूकी चनपिंग से बोलती है कि बार बार मुझे मिस्सू मत बुलाओ, सीधा यूकी बोल सकते हो। और वो दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा रहे होते हैं। और फिर यूकी चनपिंग के पास आती है और चनपिंग के कान में बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मेरा अभी का तरीका तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने जैसा नहीं था। और फिर वो चनपिंग से दूर हटती है और बोलती है, अच्छा है मैं तो बस मजाक कर रही थी, देखो तुम कैसे डर गए, और मैं अभी चलती हूँ, कोई जरूरत हो तो कभी भी कॉल कर लेना। और उसके जाने के बाद चनपिंग अपने रूम में आता है और अपने बेड पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है और बोल रहा होता है, पेंगलोंग बे की एनर्जी लगता है बाकी जगहों से ज्यादा है, और इस बार तो सू फैमिली का सच में बड़ा एक एहसान हो गया मुझ पर। और वो ऐसे ही रात भर कल्टीवेशन करता रहता है और फिर वो अगले दिन अपना कल्टीवेशन खत्म करता है। सुबह हो गई है, अब टाइम आ गया है एक मैजिकल ब्रश और सिनाबार ढूंढने का। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मार्केट पर, जहाँ पर चनपिंग सिनाबार और मैजिकल ब्रश खरीदने आ चुका था, जहाँ पर बहुत सारे दुकान वाले अपना अपना सामान बेच रहे होते हैं। और तभी एक दुकान वाला चनपिंग को देखने के बाद बोलता है कि लिटिल ब्रदर तुम्हें क्या चाहिए, मेरे पास सब कुछ है और सब ओरिजिनल होने की गारंटी है। और तब चनपिंग नीचे बैठ जाता है और उसका सामान चेक करता है। और आगे से वो दुकान वाला भी बोलता है, ब्रदर क्या नजर है तुम्हारी, ये किंग डायनेस्टी के टाइम का गार्ड पास है, बस पानी में गिरने की वजह से जंग लग गया है, और मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाऊंगा, सीधा 1 लाख में ले जाओ, कैसा रहेगा। और तभी बाकी के लोग चनपिंग को ये खरीदते हुए देखकर हंसने लगते हैं और बोलते हैं, एक और मुर्गा आया है, लगता है फंसने वाला है, एक लोहे के टुकड़े के लिए 1 लाख मांग रहा है, इसको कोई सच में खरीदेगा क्या। लेकिन ये सच में ओरिजिनल ही था, कोई डुप्लीकेट नहीं, पर दुकान वाला भी इसे नकली ही मानता है। और इस चीज को देखने के बाद चनपिंग कहता है कि मैंने सोचा नहीं था यहाँ सच में कुछ अच्छा मिल जाएगा। और इधर हम देखते हैं कि वो दुकान वाला अपना नकली आंसू बहा रहा होता है और बोल रहा होता है, बिल्कुल मेरे पास सब ओरिजिनल होता है, अगर मुझे फैमिली की बीमारी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत ना होती तो मैं इसको कभी नहीं बेचता। और चनपिंग भी इस चीज को लेने के लिए 1 लाख में मान जाता है, 1 लाख में मुझे ये चीज चाहिए। और फिर चनपिंग उस दुकान वाले के अकाउंट पर 1 लाख ट्रांसफर कर देता है। और यह देखने के बाद वो दुकान वाला खुश हो जाता है और बोलता है, लिटिल ब्रदर अब डील पक्की हो गई है, एक्सचेंज नहीं होगा, तो थोड़ी देर में इसको वापस करने मत आना। तो इस पर चनपिंग भी बोलता है, रूल्स तो मुझे पता ही है, अगर मैं गलत चीज उठा ली तो मेरी खुद की फूटी किस्मत। और फिर वो उसके अंदर अपना एनर्जी डालने लगता है, जिसकी वजह से वो क्रैक होने लगता है। और ये देखकर आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, वो लड़का क्या कर रहा है, क्या तगड़ा पावर है इसके हाथों में, कहीं उस लोहे के टुकड़े में कोई सीक्रेट तो नहीं छिपा। और तभी उसके टूटते ही उसके अंदर से एक जेड निकलता है, जिसे देखकर वो आसपास के लोग बोलते हैं कि ये लड़का तो अमीर हो गया, बहुत पैसा मिल गया इसको। और दूसरा बंदा कहता है, ओ तेरे ये तो इंपेरियल ग्रीन जेड है। और ये देखने के बाद वो दुकान वाला हैरान हो चुका था। और तब वो आगे बढ़ता है और चनपिंग से खरीदने की बात करता है, वो लिटिल ब्रदर
ये जेड मुझे बेचोगे क्या? तो इस पर आगे से चैनपिंग बोलता है कि जब तुम मुझे चूना लगा रहे थे तब तो तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन तभी वो दुकान वाला धमकी पर उतर आता है। लड़के, लगता है तुझे सीधी बात समझ नहीं आती, मार ही खाएगा तू। तो ये बात सुनकर चैनपिंग कहता है कि मैं भी सोचूं कि अंदर आते ही सब मुझे क्यों घूरने लगे, तो तू इन लोगों के साथ मिलकर मुझे लूटने का प्लान बना रहा था। और इधर हम चैनपिंग के क्लासमेट को भी देख पाते हैं और वो चैनपिंग के हाथों में उस इंपीरियल ग्रीन जेड को देखने के बाद बोल रहा होता है, हर बार तेरा ही चांस कैसे लग जाता है और तेरी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है। तब आगे दुकान वाला फुवेई के ऊपर चिल्लाने लगता है, फालतू की बकवास मत कर, अगर तू बीच में नहीं आता तो मेरे हाथों से वो इंपीरियल ग्रीन जेड नहीं निकलता और जल्दी से उससे वो जेड छीन कर ला। तो ये बात सुनकर फुवेई और कुछ बंदे आगे बढ़ने लगते हैं उस जेड को छीनने के लिए, लेकिन चैनपिंग फुवेई को एक थप्पड़ लगा देता है और उसके बाद बाकी के गुंडों को भी पीट देता है और उन सभी को मार खाता हुआ देखकर वो दुकान वाला डर जाता है। लेकिन तभी वो दुकान वाला चैनपिंग को डराने के लिए बोलता है, लड़के तुझे पता है ये एंटिक स्ट्रीट यूनिटी हॉल के कंट्रोल में आती है और मेरा कजन यूनिटी हॉल का आदमी है। तो ये बात सुनकर चैनपिंग बोलता है, यूनिटी हॉल, उसमें डरने वाली क्या बात है। और चैनपिंग की बात सुनकर यहाँ पर एक और गुंडा आता है और वो आगे आते हुए बोलता है, यूनिटी हॉल से कौन नहीं डरता है यहाँ। और उस गुंडे को देखने के बाद वो लोग बात करने लगते हैं कि ये तो ब्रदर स्कारफेस है, सुना है लॉर्ड टाइगर ने एंटिक स्ट्रीट खरीदने के बाद उसको चलाने के लिए दे दिया था, सोचा नहीं था कि इस मोटे का भी कोई ठिकाना होगा, अब इस लड़के के लिए प्रॉब्लम होने वाली है। और ये गुंडा और कोई नहीं बल्कि इस मोटे का कजन था। और तब वो मोटा अपने कजन से बोलता है कि कजन, इस लड़के ने मेरा ठेला तोड़ दिया और वो इंपीरियल ग्रीन जेड भी छीन लिया जो मैं लॉर्ड टाइगर को गिफ्ट देने वाला था। और तभी वो स्कारफेस आगे बढ़ता है और चैनपिंग से बोलता है, लड़के अपना वो जेड बाहर निकाल के दिखा। लेकिन तभी चैनपिंग उसे अपना ड्रैगन रिंग दिखाने लगता है और पूछता है, तू लिन टियानहू का आदमी है ना, तो क्या तू ये रिंग पहचानता है। लेकिन ये बंदा उस रिंग को नहीं पहचानता और वो चैनपिंग से कहता है, एक कचरे जैसे रिंग में पहचानने जैसा क्या है, बेहतर यही होगा कि तू जल्दी से वो जेड मुझे दे दे। और ये बंदा रिंग के बारे में नहीं जानता। ये देखने के बाद चैनपिंग उसे बोलता है, लगता है तू नहीं जानता, तो लिन टियानहू को बुला ले, जब वो आएगा तो मैं उसी को दूंगा। और चैनपिंग की बात सुनकर वो और गुस्सा होने लगता है और बोलता है, मौत को दावत दे रहा है। लेकिन तभी चैनपिंग उसे घूरने लगता है जिसकी वजह से वो हिल तक नहीं पाता और मन में सोचता है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। और तब चैनपिंग उसे बोलता है, अगर तू कॉल नहीं करेगा तो मैं खुद ही उसे कॉल कर लेता हूँ। लेकिन तभी स्कारफेस लॉर्ड टाइगर को कॉल करने लगता है और कॉल उठाने के बाद वो लॉर्ड टाइगर को बताता है कि लॉर्ड टाइगर कोई एंटिक स्ट्रीट पर पंगा कर रहा है और लगता है वो आपको जानता है। और तब आगे से लॉर्ड टाइगर उससे पूछता है, कौन है, क्या नाम है उसका। तो इधर से स्कारफेस बताता है, मुझे भी नहीं पता, पर उसके हाथ में एक रिंग है जिस पर एक ड्रैगन बना है और एक टोकन जैसा कुछ लिखा है। और ये सभी बात सुनकर लॉर्ड टाइगर चिल्लाकर उसे बोलता है, स्कारफेस तू उस बंदे को बिल्कुल ठीक से ट्रीट करना जब तक मैं वहां नहीं आ जाता, समझा। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो तू गया काम से। और ये सब बोलने के बाद लॉर्ड टाइगर कॉल कट कर देता है। और तभी वो मोटा स्कारफेस से बोलता है कि कजन, ये बंदा पक्का बकवास कर रहा है, ये लॉर्ड टाइगर को कैसे जान सकता है। लेकिन ये बात सुनकर उसका कजन उसे ही एक थप्पड़ लगा देता है और वो मोटा एक ही थप्पड़ में नीचे गिर पड़ता है। और उसे पीटने के बाद स्कारफेस उसे बोलता है कि कमीने, तूने मुझे ट्रैप किया, अगर इस बार मुझे कुछ हुआ ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी वो मोटा और स्कारफेस लॉर्ड टाइगर के आने का वेट करने लगते हैं और कुछ ही देर बाद लॉर्ड टाइगर भी यहाँ पर पहुंच जाता है। और वो इधर आने के बाद चैनपिंग को ग्रीट करते हुए कहता है, मिस्टर चैन, आप एंटिक स्ट्रीट आने से पहले बता देते, ये आसपास का पूरा एरिया यूनिटी हॉल के कंट्रोल में है। तो इस पर आगे से चैनपिंग बोलता है, मैं तो बस ऐसे ही घूम रहा था, पर लगता है तुम्हारी ये एंटिक स्ट्रीट इतनी क्लीन नहीं है। तो चैनपिंग की बात सुनकर लॉर्ड टाइगर स्कारफेस का गला पकड़ लेता है और चिल्लाता है, स्कारफेस ये सब चल क्या रहा है यहाँ। तो इस पे आगे से स्कारफेस कहता है कि लॉर्ड टाइगर, ये मेरी ही गलती है, इसने किसी और से पैसा लेकर मिस्टर चैन पर अटैक किया। तो ये बात सुनकर लॉर्ड टाइगर उस मोटे को घूरने लगता है और बोलता है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे एरिया में आकर ड्रामा करे। और उसी वक्त स्कारफेस एक डंडा उठा लेता है उस मोटे को मारने के लिए, जो देखकर वो मोटा डर के मारे नीचे गिर पड़ता है और कहता है, मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी उस मोटे को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और स्कारफेस उसे बोलता है, मुझे पत्थर दिल मत बोलना,
आज के बाद तू एंटिक स्ट्रीट पर कदम मत रखना। और तभी यहाँ पर खड़े सभी बंदों को कहता है, तुम सब बिल्कुल निठल्ले बैठे हो क्या? यहाँ क्या तमाशा देख रहे हो? और तभी उन सभी को यहाँ से भेज दिया जाता है। और तभी लॉर्ड टाइगर चैनपिंग से पूछता है कि मिस्टर चैन, यहाँ एंटिक स्ट्रीट में कुछ ढूंढने आए थे क्या? तो इस पर आगे से चैनपिंग बोलता है, मैं देखना चाहता था कि यहाँ कोई मैजिकल ब्रश और सिनाबार मिलेगा या नहीं, पर लगता है यहाँ मेरे मतलब का कुछ नहीं है। और फिर वो यहाँ से मुड़कर जाने लगता है और उसके पीछे से लॉर्ड टाइगर बोल रहा होता है, मिस्टर चैन, मैं तो एक अनपढ़ बंदा हूँ, मुझे ये सब समझ नहीं आता, पर शायद एक आदमी को इसके बारे में पता हो। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है गू मैंसन पर, जहाँ पर चैनपिंग और लॉर्ड टाइगर पहुंच जाते हैं। और उसके बाद गू मैंसन से एक आदमी बाहर आता है जो लिन टियानहू को देखने के बाद बोलता है कि लॉर्ड टाइगर खुद यहाँ आए हैं, ये तो बहुत रेयर बात है। तो इस पर आगे से लिन टियानहू बोलता है, एल्डर गू, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, आप मुझे टियानहू या लिटिल हु बुला सकते हैं। लेकिन तभी एल्डर गू यहाँ पर चैनपिंग को देखता है और लिन टियानहू से पूछता है, ये नया लड़का थोड़ा अनजान लग रहा है। तब आगे से लिन टियानहू बोलता है कि ये मिस्टर चैन है, इस बार मैं इनको लेकर आपको परेशान करने आया हूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा। तब एल्डर गू उन दोनों से कहता है, तुम दोनों पहले मेरे साथ अंदर आओ। और फिर वो दोनों एल्डर गू के साथ अंदर जाने लगते हैं। और फिर अंदर आने के बाद चैनपिंग देखता है कि जिस चेयर पर एल्डर गू बैठता है उसमें से एनर्जी रिलीज हो रहा होता है। और फिर एल्डर गू उस चेयर में बैठ जाता है और वो बैठने के बाद चैनपिंग और लिन टियानहू दोनों को बैठने को बोलता है। और फिर वो दोनों भी बैठ जाते हैं। और तब एल्डर गू बोलता है, वैसे बिना काम के तो कोई किसके घर नहीं आता, लॉर्ड टाइगर को मुझसे जो मदद चाहिए सीधा सीधा बोल दीजिए। तो फिर इस पे आगे से चैनपिंग आगे बोलने लगता है कि मैंने सुना है कि आपको रेयर चीजें कलेक्ट करने का शौक है, मैं पूछना चाहता था कि आपके पास कोई मैजिकल ब्रश है जो किसी बड़े राइटर ने यूज किया हो, और जानवर के खून से बना हुआ सिनाबार। तो ये बात सुनकर एल्डर गू भी सोचने लगता है। और तब आगे लिन टियानहू बोलता है, एल्डर गू, आप फिक्र मत करें, लिन टियानहू जितना प्राइस दे सकेगा उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं होगी। तो ये बात सुनकर एल्डर गू बोलता है, आप तो पराये जैसे बात कर रहे हो लॉर्ड टाइगर, अगर मेरे पास होता तो मैं आपके दोस्त को ऐसे ही दे देता, पैसा मेरे लिए बस एक नंबर है, ब्रश तो वैसे ही यूज होने वाली चीज है, और किसी बड़े राइटर का यूज किया हुआ मिलना और भी मुश्किल है। रही बात एनिमल ब्लड से बने सिनाबार की, तो मैंने सुना भी नहीं है। पर तो इस पर आगे से चैनपिंग उसे खुलकर बोलने को बोलता है, एल्डर गू, आप खुलकर बोल सकते हैं। तो आगे से एल्डर गू बोलता है कि वैसे मेरे पास तो ये नहीं है, पर तुम उन पुराने टाओइस्ट टेम्पल्स में जाकर चेक कर सकते हो, वहाँ के प्रीस्ट अक्सर एक्सोर्सिज्म और तालिस्मान ड्रॉ करने का काम करते हैं, तो शायद वहाँ तुम्हें अपनी जरूरत की चीज मिल जाए। तो इस पर चैनपिंग कहता है, याद दिलाने के लिए थैंक यू एल्डर गू। और फिर उसके बाद चैनपिंग एल्डर गू के बैठे उस चेयर को देखने लगता है जिसमें एनर्जी फ्लो हो रहा होता है। और तब आगे से एल्डर गू बोलता है, इतना थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो छोटी सी मदद थी। और तभी चैनपिंग एल्डर गू से पूछता है कि एल्डर गू, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके नीचे ये ड्रैगन चेयर कहाँ से आई है? तो ये बात सुनकर एल्डर गू बोलता है कि लिटिल फ्रेंड, क्या तुमने इस चेयर की खासियत देख ली? तो अगर से चैनपिंग उसे बताता है कि एल्डर गू, आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप इस चेयर को जला दें, जिससे शायद और कुछ साल जी लें। और चैनपिंग की बात सुनकर एल्डर गू हैरान हो चुका था और पूछता है कि इसका क्या मतलब है? और फिर वो चैनपिंग के ऊपर चिल्लाकर बोलता है, क्या तुम मुझे मरने का श्राप दे रहे हो? लेकिन लिन टियानहू उसे रोकता है और बोलता है, एल्डर गू, अगर मिस्टर चैन ऐसा कह रहे हैं तो जरूर कोई वजह होगी। और फिर लिन टियानहू चैनपिंग से पूछता है कि मिस्टर चैन, एल्डर गू कोई बाहरी इंसान नहीं है, आखिर बात क्या है? तो इस पर चैनपिंग बताते हुए कहता है कि ये ड्रैगन चेयर असली है, पर इस पर नेगेटिव एनर्जी युआन क्यूआई रेसेंटमेंट भरी हुई है। मुझे डर है कि शायद पहले का कोई एम्परर इस चेयर पर मरा था। ड्रैगन के सर के रंग का डिफरेंस इसका सबूत है। और हालांकि इस जगह पर अच्छी स्पिरिचुअल एनर्जी है जिसने आपके लिए उस नेगेटिव एनर्जी को दबा रखा था, पर अब उन 9 ड्रैगन्स की नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर घुस रही है, इससे और रखेंगे तो आपकी जान को खतरा होगा। लेकिन एल्डर गू इस पे विश्वास नहीं करता और बोलता है, सब बकवास है, ये सिर्फ ऑक्सीडेशन के निशान है और ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। तो इस पर आगे से चैनपिंग बोलता है, मत मानो, मैं तो बस इसलिए सलाह दी क्योंकि आपने मुझे वार्न किया था। अगर आपका वो पाइथन लिपटने वाला नाइटमेयर ऐसा ही आता रहा तो जल्द ही आपका दम घुटने से मौत हो जाएगी। और चैनपिंग की बात सुनकर एल्डर गू हैरान हो जाता है क्योंकि ये सच बोल रहा था। और वो चैनपिंग से पूछता है, एक मिनट, मिस्टर चैन को कैसे पता कि मुझे लगातार नाइटमेयर्स आ रहे हैं? तो इस पर चैनपिंग बोलता है, सपने का वो पाइथन और कुछ नहीं, इस चेयर के 9 ड्रैगन्स हैं। और अभी नेगेटिव एनर्जी आपको घेर रही है और पूरी तरह से डेडली ब्लैक ऑरा में नहीं बदली है, वरना कोई गॉड भी आपको नहीं बचा पाता। और चैनपिंग की बात सुनकर एल्डर गू डर चुका था और डरते डरते पूछता है,
तो अब मुझे क्या करना चाहिए? और फिर उसके बाद हम देखते हैं उस चेयर में ऑरा और भी तेज हो जाता है, लेकिन तभी चैनपिंग आगे आता है उस चेयर के पास और बोलता है कि इसे पूरी तरह जला दो, लेकिन इसे नॉर्मल फायर से नहीं जला सकते, जस्ट पेपर से आग जलानी पड़ेगी। तो ये बात सुनकर एल्डर गू बोलता है, सर क्या और कोई तरीका है? तब चैनपिंग एल्डर गू से पूछता है, तो एल्डर गू अब मुझे फ्रॉड नहीं मानते ना? तब आगे से एल्डर गू चैनपिंग को रिस्पेक्ट देता है और बोलता है, सर आप सच में कमाल के हैं, मेरी ही आंखों पर पर्दा पड़ा था जो आपको पहचान नहीं पाया। तब लिन टियानहू चैनपिंग के पास आकर बोलता है, मिस्टर चैन, एल्डर गू ने जानबूझकर नहीं किया और आगे चलकर शायद हमें उनकी मदद की जरूरत पड़े। और लिन टियानहू की बात सुनकर चैनपिंग उसके मदद करने के लिए मान जाता है। चलो मैं नेगेटिव ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय करने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वो 9 ड्रैगन्स आगे बढ़ने लगते हैं चैनपिंग के तरफ और वो सभी के सभी एक साथ अटैक कर देते हैं चैनपिंग के ऊपर। और उन छोटे मोटे ड्रैगन्स को देखने के बाद चैनपिंग अपना हाथ ऊपर करता है और बोलता है, सिर्फ नेगेटिव एनर्जी से बने ये छोटे मोटे ड्रैगन्स यहाँ हल्ला मचाने की हिम्मत कर रहे हैं। और ये बोलने के बाद चैनपिंग उस एनर्जी को अपने तरफ खींचने लगता है और फिर वो उसे खा भी जाता है। और इधर हम देखते हैं कि एल्डर गू के तो पसीने छूट चुके थे और फिर वो आगे चैनपिंग के आगे रिस्पेक्ट दिखाते हुए बोलता है, सर मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पर आगे से चैनपिंग बोलता है, कोई बात नहीं, दोनों का अपना अपना फायदा था। और फिर एल्डर गू चैनपिंग से बोलता है, आज बहुत जल्दबाजी हो गई, कल मैं रेगल होटल में एक ग्रैंड पार्टी रखूंगा और होंगचैंग के सभी वीआईपीज को इनवाइट करूंगा और मुझे सबको मिस्टर चैन से प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कराना है। तो ये बात सुनकर लिन टियानहू बोलता है, तो मैं मिस्टर चैन की तरफ से गू लाओ को इस फेवर के लिए थैंक यू कहता हूँ और आपके इंट्रोडक्शन से मिस्टर चैन को होंगचैंग में काम करने में काफी आसानी होगी। तब आगे से चैनपिंग भी बोलता है, गू लाओ अब बहुत हम्बल हो रहे हैं। और फिर उसके बाद चैनपिंग और ली टियानहू गू मैंसन से बाहर निकल जाते हैं और फिर वो दोनों कार में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। और तभी लिन टियानहू बोलता है कि हॉल मास्टर, मैं अभी इसलिए हाँ कहा ताकि आगे चलकर आपको होंगचैंग में काम करने में आसानी हो, तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। तब आगे से चैनपिंग पूछता है कि क्या लोग नहीं कहते कि तुम्हारा जूई हॉल होंगचैंग का लोकल किंग है, और ऐसा क्या है जो तुम हैंडल नहीं कर सकते? तो इस पर लिन टियानहू बोलता है, वो तो बस आम लोगों का बड़ा चढ़ाकर बोलना है और किसी की बात छोड़ो, होंगचैंग क्रिम्सन ड्रैगन गैंग हमेशा हमारे खिलाफ रहता है, खास करके उनका बॉस फैंग सिहाई। उसने हाल ही में हार्ड की गोंग मार्शल आर्ट्स टेक्निक सीखा है और मुझे लगता है मैं अब उसके आगे नहीं टिक पाऊंगा। तो ये बात सुनकर चैनपिंग कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया, अगर सच में कोई मुसीबत आए तो तुम मेरे पास आ सकते हो। और ये बात सुनकर लिन टियानहू खुश हो जाता है और बोलता है, हॉल मास्टर आपकी इस बात के बाद मुझे किस बात का डर, एक फैंग सिहाई क्या चीज है। और फिर वो दोनों चुपचाप निकल जाते हैं और उसके बाद हम आते हैं हिल टॉप विला में और इधर हम देखते हैं चैनपिंग कल्टीवेशन कर रहा होता है और चैनपिंग उसी नेगेटिव ड्रैगन एनर्जी के साथ कल्टीवेशन कर रहा था और उस एनर्जी से चैनपिंग को फायदा आने लगता है। और इस रात भर कल्टीवेशन करने के बाद वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि नेगेटिव ड्रैगन की पावर कल्टीवेशन में भी हेल्प कर सकती है और इसने मुझे टाइम से पहले ही क्यूआई कंडेंसेशन के 5th लेवल पर पहुंचा दिया। और तभी हम रूम के बाहर देखते हैं कि यूकी चैनपिंग से मिलने आई होती है और चैनपिंग की माँ उसे उठाने के लिए आई होती है और आवाज देती है कि चैनपिंग जल्दी उठो, यूकी तुमसे मिलने आई है। तब यूकी चैनपिंग की माँ से बोलती है, आंटी आवाज लगाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर उसे उठाती हूँ। और फिर वो चैनपिंग के रूम में घुस जाती है, लेकिन चैनपिंग तो पहले ही उठकर रेडी हो चुका था। तो ये देखकर यूकी बोलती है, तुम तो ऑलरेडी उठ चुके हो। और यूकी की इस बात पर चैनपिंग कहता है, क्यों तुम नहीं चाहती थी कि मैं जल्दी उठूं? क्या तुम मुझे बिना कपड़ों के दिखना चाहती थी? तो इस पे यूकी बोलती है, किसका मन है तुम्हें नंगा दिखने का? तो इस पर चैनपिंग उसे पूछता है, तो फिर तुम अचानक यहाँ क्यों आई हो? तो ये बात सुनकर यूकी उसे देखती है और फिर वो आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे यहाँ से ले जाते हुए बोलती है, अभी नहीं बताऊंगी, बस चुपचाप मेरे साथ चलो। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बड़े से शॉपिंग मॉल में, जहाँ पर यूकी चैनपिंग का कपड़ा खरीदने के लिए उसे यहाँ पर लाई होती है। तो ये देखकर चैनपिंग बोल रहा होता है, तुम मुझे सिर्फ यहाँ कपड़े खरीदने के लिए लाई हो? तो आगे से यूकी बोलती है, क्यों मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करने आई हूँ, तो तुम्हें खुशी नहीं हो रही? और वो चैनपिंग के लिए कपड़ा वगैरह सिलेक्ट करने लगती है। तब आगे से चैनपिंग बोलता है, ऐसा नहीं है, बस दोपहर में पहले से एक प्लान था। और फिर यूकी उसे अपना कपड़ा देती है और ट्राई करने के लिए ले जाने लगती है, लेकिन वो चैनपिंग का नाम भूल चुकी होती है और बोलती है, मुझे पता नहीं तुम्हारा नाम क्या था, पर अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम है तुम्हारा कपड़े ट्राई करना। और फिर चैनपिंग ट्रायल रूम में चला जाता है, लेकिन बाहर से यूकी बोलती है, क्या मैं अंदर आकर तुम्हारा कपड़े चेंज करूं? तो इस पर चैनपिंग बोलता है, नहीं कोई जरूरत नहीं है। और फिर कुछ देर बाद वो अपना कपड़ा चेंज करके बाहर आ जाता है। तो ये देखकर यूकी बोलती है कि लगता है तुम्हारा बेस अच्छा है और ये कपड़े पहनने के बाद तुम काफी हैंडसम लग रहे हो।
तब चैनपिंग आगे पूछता है ऐसे कपड़े पहनकर किसके वेडिंग में जाना है क्या। तो इस पर यूकी बोलती है तुम टेंशन मत लो, किसी वेडिंग से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर यूकी पेमेंट कर देती है जो कि है 3 लाख युआन, लगभग 35 लाख रुपए। और इतना महंगा कपड़ा देखकर चैनपिंग शॉक हो जाता है और बोलता है क्या ये कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है। तब आगे से यूकी बोलती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पहले के कपड़े बहुत सस्ते और गरीबों वाले थे, और अगर मैं तुम्हें हमेशा वही पहना कर घुमाती तो लोग मेरा मजाक उड़ाते। तो इस पर चैनपिंग बोलता है मैं सस्ते कपड़े पहनूं तो लोग तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाएंगे। तो इस पर यूकी शर्मा कर बोलती है कि मैंने सबके सामने कहा है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी, और अगर तुम ऐसे कपड़े पहनोगे तो जाहिर सी बात है लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और फिर वो कहती है छोड़ो ये सब, मैं वॉशरूम हो आती हूँ और तुम यहाँ मेरा वेट करो। और फिर वो वॉशरूम के लिए चली जाती है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर शानशान और चैनपिंग के क्लासमेट को, और क्लासमेट चैनपिंग को पीछे से देखने के बाद शानशान से कहती है कि शानशान वहाँ एक हैंडसम लड़का खड़ा है और पीछे से ही एकदम किलर लग रहा है। और फिर वो अपना मेकअप ठीक करने लगती है। तब आगे से शानशान बोलती है जब फेस ही नहीं देखा तो तुम्हें कैसे पता कि वो हैंडसम है। तो इस पर क्लासमेट बोलती है मुझे फीलिंग आ रही है पक्का हैंडसम ही होगा, और तुम्हारे पास तो मिस्टर श्याओ है, ये हैंडसम लड़का तुम मेरे लिए छोड़ दो। और ये बोलकर वो आगे बढ़ती है चैनपिंग के पास और पीछे से आवाज लगाती है हैंडसम किसका वेट कर रहे हो। और तब चैनपिंग उसकी आवाज सुनकर पीछे मुड़ जाता है, और पीछे मुड़ने के बाद वो दोनों चैनपिंग को देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। और फिर क्लासमेट बोलती है चैनपिंग तुम यहाँ। तो इस पर चैनपिंग बोलता है मैं क्यों नहीं हो सकता। और फिर शानशान चैनपिंग पर चिल्लाने लगती है पता नहीं कहाँ से कोई सस्ता कॉपी उठा लाए हो और यहाँ शो अप करके लड़कियां फंसा रहे हो। ये तो वही बात हो गई, एक मेंढक ने ड्रैगन वाला सूट पहन लिया हो। और ये बोलकर वो चैनपिंग के शर्ट पर थूक देती है। और उसी वक्त यहाँ पर यूकी भी वॉशरूम से बाहर आ चुकी थी, और वो शानशान की बात सुनकर बोलती है कि ये ड्रैगन बन सकता है या नहीं ये तू तय नहीं करेगी, तू तो खुद एक जंगली मुर्गी है जो फोनिक्स बनने के सपने देख रही है। और फिर यूकी का ध्यान जाता है चैनपिंग के शर्ट पर जिस पर शानशान ने थूक दिया था। और ये देखने के बाद वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है अब तू उसे खुद साफ करेगी या मैं सिखाऊं तुझे कैसे साफ करते हैं। और ये बात सुनकर शानशान बोलती है ये मत सोचना कि तुम सू फैमिली की बेटी हो तो किसी को भी बुली कर सकती हो। लेकिन आगे से यूकी उसे साफ करने के लिए बोलने लगती है मैंने कहा साफ कर, तुझे सुनाई नहीं दिया, या फिर मैं तुझे एक लेसन सिखाऊं और तू देख लेना वो श्याओ क्या कुछ मेरा बिगाड़ पाता है। और तभी क्लासमेट आगे बढ़ने लगती है साफ करने के लिए और बोलती है मैं सब करती हूँ, मैं करती हूँ। लेकिन आगे से यूकी उसके हाथ को हटा देती है और बोलती है तू किस खेत की मूली है और मेरे बॉयफ्रेंड को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई। और तब शानशान आगे बोलने लगती है कि तुम अपने पैसे और पावर का घमंड दिखाकर हम नॉर्मल लोगों को बुली कर रही हो। सब लोग देखो सू फैमिली की बेटी लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन उसी वक्त यूकी एक थप्पड़ लगा देती है शानशान के मुंह पर और बोलती है बकवास बंद कर, मैंने कहा अभी जाकर उसे साफ कर। और तब शानशान आगे बढ़ती है चैनपिंग के कपड़े साफ करने के लिए, और वो साफ करने जा रही थी कि तभी चैनपिंग बोलता है मुझे डर है कि तेरे गंदे हाथ मेरे कपड़े खराब कर देंगे। और ये बात सुनकर शानशान खाली गुस्सा हो पाती है और कुछ नहीं कर पाती। और फिर चैनपिंग यूकी का हाथ पकड़ता है और उसे यहाँ से ले जाते हुए बोलता है यूकी चलो यहाँ से।